वीडियो चालू कर दी। अब उसको एक्सपोजर को देखो मेरी चेहरे को मदद के लिए और उसको लॉक करो। आओ क्या भैया लॉक हो गया, ठीक हुआ क्या लॉक? चल रहा हो गया है चालू। गोरे लगे कपड़े का फर्क पड़ता है। हाँ अच्छा ऐसे कपड़े रहे ना तो ब्राइटनेस बढ़ता है तो अच्छे लगते हैं। अब वो एक शर्ट है मैंने उसमें मैं कलर करता हूँ, हाँ एक तो बादामी कलर जैसा है वो मतलब ऐसा वो धो के रखो तो भी गंदा लगता है। पर पहनने में अच्छा लगता है ये वाला अच्छा लगता है मुझे, ये चीज पसंद है। मगर वाइन कलर अच्छा लगता है छपरी लगता है ना ये। छपरी का कलर से अच्छा लग रहा है वो। अच्छा छपरी का कलर नहीं है। छपरी लगता है बस। देखो हम क्या पढ़ रहे मौलिक अधिकार कोशिश करेंगे आज मौलिक अधिकार का एक कंप्लीट कर देंगे। हिम्मत रख के रखना 2 घंटे ठीक है। मौलिक अधिकार में हम क्या पढ़ लिए अभी तक? समता समानता का अधिकार 14 से 18 तक पढ़ लिए थे, 19 पढ़ लिया है। अब हमें 19 में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले 7 प्रकार की थी लेकिन 19 एफ को रिमूव कर दिया, हटा दिया और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर 6 प्रकार के निर्बंध भी लगाए गए, मतलब प्रतिबंध। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल का मतलब क्या होता है? भैया रीजनेबल प्राइस लगाओ, मतलब रीजनेबल मतलब व्यवस्थित। कोई ऐसा नहीं कि आगे तुम 100 रुपए की 10,000 बता दिए, बोले भैया रीजनेबल बताओ यार। तो हमें निर्बंध लगाए गए, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रीजनेबल कुछ स्थितियों में एब्सोल्यूट प्रतिबंध नहीं लगाए गए। उसके बाद हम देखेंगे अब ये कौन कौन से प्रतिबंध लगाए आप देख रखे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। हम ये कौन सा अनुच्छेद पहला कौन सा था? हम पहला था समता या समानता। समता या समानता का है आर्टिकल 14 से 18। फिर दूसरा देखिए हम स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है ना। अब स्वतंत्रता के अधिकार में हम आर्टिकल 19 देख लिए थे, वाक व अभिव्यक्ति की। अब अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 में क्या लिख रखा है? आर्टिकल 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने कोई अपराध कर लिया है, तो उसका दोष सिद्ध कैसे होगा उसको संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आपने आज किसी को मारा, झपट रख दिए। अभी से झपट रखने का जो सजा है वो क्या है? 100 रुपए का फाइन और 2 दिन की जेल। लेकिन आपका केस की सुनवाई कब हुई? 2027 में। अब 2027 में एक झपट रखने के क्या केस हो गया है? आपकी मतलब सजा क्या है? वही फांसी लटका देंगे। 2027 में फांसी लटकाना हो गया, तो क्या आपको फांसी लटकाएंगे क्या? 2027 में सुनवाई हुई नहीं, आपको 100 रुपए देंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे और 2 दिन की जेल होगी। या ये भी हो सकता है कि आपने अभी झपट रखी तो यहाँ पर फांसी लटकाने का था, लेकिन 2027 में 100 रुपए और 2 दिन की जेल, तो आपको क्या 100 रुपए और 2 दिन की जेल नहीं, आप फांसी पे ही लटकाएंगे। मतलब जिस समय आपने अपराध किया उस समय कानून था, उस कानून से सजा मिलेगी, है ना। ये अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, बहुत सारी सिद्धांत आते हैं। 20 क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, अब इसमें क्या चलते हैं? बहुत सारी चीजें चलती है, 2 सिद्धांत चलते बताएंगे आप। अब इसमें क्या है? उन व्यक्तियों का अपराध करने का अभियोग लगाया गया उन्हें संवैधानिक संरक्षण। कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को अगर अपराध किया है उसने तो उसको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है कि भले अपराधी भी है लेकिन उसके भी तो कुछ मौलिक अधिकार है ना। इसमें क्या चलते हैं? ये क्या है? सभी लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन एक बात को याद रखना है, आर्टिकल 20 व 21 इमरजेंसी के समय भी लागू रहते। वेरी मोस्ट है कि ये 50 बार क्वेश्चन आवे, लिखो आप। अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के समय भी लागू होते हैं।
अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। आपातकाल अनुच्छेद 356, 360 और 352, 352, 56, 60 तीनों आर्टिकल में रहते हैं। 352, 56, 60, 352, 56, 60 और आपातकाल में बल कहां से लिया गया है? जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी से, ठीक। और 352 में कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति और 360 वित्तीय आपात। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है? 0 बार, एक भी बार नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात 3 बार। कब कब लगा है? 77, 62, 65 और 75। हाँ। कब लगा है? 1962, 65 और 75। भारत से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ और 75 में इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टेंस का हाँ। और राष्ट्रपति शासन 2000 लगता है उसका कोई ये उसका पूछा था सर। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? तो पहली बार लगा था पंजाब में, जिसको पेप्सू कहा जाता है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। और हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, अपने राज्यपाल कौन थे? वो सत्यनारायण सिन्हा थे। ये क्वेश्चन आते हैं ना, मध्य एमपी जी के प्रति उसमें आता है। लेकिन देश में कितनी बार लगा राष्ट्रीय आपात? 3 बार। नहीं, एक बार तो चाइना से हुआ, पाकिस्तान से हुआ और एक बार क्या हुआ आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगा दिया अपने विरोधियों को, अटल बिहारी को अपने विरोधियों को पिक्चर खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया। अब इस आर्टिकल 20 में क्या है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसके होने के लिए यह क्या लिखा है कि उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध का अभियोग लगा है। अभियोग का मतलब क्या होता है? अभियोग मतलब उनके ऊपर ये लगा है अभियोग है। उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है ताकि राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से, जबरदस्ती से ऐसा नहीं हो कि चलो पकड़ के डाल दिया इसको जेल में और उसको मार रहे है ना, मनमाने ढंग से ये नहीं कर सकता उसके साथ भेदभाव। और ये सभी लोगों को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ सभी को? क्योंकि विदेशियों को किसने पकड़ के जेल में डाल दिया तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा ना, इसलिए इसको क्या करा है हमने, सबको दिया गया है। अब इसमें 2 सिद्धांत चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ सेट में। आर्टिकल 20(1) में भूतलक्षी नहीं, हाँ भूतलक्षी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फर्स्ट भूतलक्षी ये एक्स पोस्ट फैक्टो लोग कुल मिला के अंग्रेजी में लिखते हैं एक्स ये आपका ये है लीगल टर्म है ना। भूतलक्षी दंडिक विधियों में संरक्षण है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लो, इसका मतलब ये होता है, मैंने अभी बताया कि किसी व्यक्ति ने अगर 2020 में कोई जुर्म किया है और उसकी सुनवाई 2025 में हो रही है तो उसको सजा किस आधार पर मिलेगी? 2020 के आधार पर। पोस्ट फैक्टो पीछे जाएंगे, पीछे क्या जाएंगे? पीछे है ना। क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद में कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध कुल मिला के मान के चलिए 2020 में आपने किसी के झपट कर, उस समय कुछ भी नहीं था कि झपट करने कुछ बोले लड़ाई होती रहती, या उस समय पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ सकते थे, मजाक कर सकते थे। आज कर तो देखिए वो निकल जाएगा है ना। आप ऐसे शब्द भी बोल दो तो खत्म भी चला। लेकिन बोलो 2020 में उसने बोला था हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ बोला था, इसको जेल में डाल दो, नहीं 2020 में कोई कानून नहीं था, लेकिन 2025 में कोई कानून आ गया। मतलब ये है कि आप पूरा गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ सकते, इसका सीधा सा मतलब ये। और जो पुराने समय में अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो उसकी सजा उसी समय के हिसाब से मिलेगी, या आपने कोई ऐसा एक पुराने जमाने में कर दिया है जो वर्तमान में दंडात्मक बन गया है। मैंने बताया ना कि 2020 में झापट रखने कुछ नहीं था, लेकिन 2025 में आपको फांसी लटका देंगे, तो क्या आपके दोस्त चला जाएगा मैंने 2020 में इसने रखी थी मुझे इसको जेल में बंद कर दो, क्या कर देंगे? क्या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भूतलक्षी सिद्धांत है। पोस्ट मतलब बाद का हो गया, ठीक। ये लिख रखा है कि उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध, हाँ, इस अनुच्छेद में कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के समय आरोपित थे, कुल मिला के ऐसा काम नहीं किया जो उस समय अपराध था। कब की बात हो रही? 2020 की बता रहे आप। और
किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया। मतलब प्रवर्त विधि का मतलब देखो ये बहुत टेक्निकल टर्म है। प्रवर्त विधि मतलब दिए गए कानून का, दिया गया कानून के संविधान में लिखा गया कि ये दंड होगा, ऐसा नहीं। प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया मतलब कानून को नहीं तोड़ा है या उससे दंड का कोई भागी नहीं है, या अगर उसने कोई दंड किया है तो भी वो ऐसा नहीं कि उसको सजा ही मिले। तो जो उस अपराध के लिए जाने जाने प्रवर्त अधिक, कुल मिला के यही बात है कि अगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा नहीं। भूत लक्ष्य का मतलब यही होता है कि बाद के, जब कोई कानून आ गया ना उसके बाद उसको सजा मिलेगी, पहले नहीं। आगे बात समझिए। एक तो दो सिद्धांत है कि उस व्यक्ति को उसी समय के कानून से सजा मिलेगी जिसने अपराध किया हो, और दूसरी बात एक व्यक्ति क्या होगा, यही होगा कि क्या लिखा जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जब उसने अपराध किया उस समय वो कानून होना चाहिए, कानून होने के बाद उसको सजा मिलेगी। ये भी हो सकता है कि कोई कानून 2020 में बना कि हम जो हैं प्रेम विवाह को अपराध माना जाएगा, उसको फांसी पर लटका देंगे, प्रेम विवाह कर लेगा। माता पिता ने अर्जी लगाई, सुप्रीम एक ऐसे केस बन गया। लेकिन किसी ने 2021 में प्रेम विवाह करा और 2025 में उनको सुनवाई, तो क्या होगा, उनको फांसी पर लटकाएंगे। लेकिन 2019 में प्रेम विवाह कर लिया तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो आगे से लागू हो रहा है। पोस्ट मतलब बाद में, जब से वो कानून बना उसके बाद अगर किसी ने वो एक्ट किया तो उसको ये पे आ जाएगा, है ना। तो ये अब इसमें क्या है, अच्छा एक तो वो लोग वो थे, अब ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है ना, इसमें दो सिद्धांत चलते हैं। क्या लिख रखा है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसे विधि का, यही बात है कि कोई व्यक्ति तभी सजा मिलेगी जब उसने किसी अपराध का, किसी कानून को उल्लंघन नहीं किया। मतलब अभी बताइए दिया आपको कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो वो कानून के विरुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आप मान के चलें कि गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप धीरे धीरे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले धीरे धीरे क्यों जा रहे, जोर से चल, तो ये संविधान में लिख रखा है, नहीं लिख रखा। हाँ आप जोर से जा रहे हैं तो भी हो सकता है कि बोला इतनी स्पीड से नहीं जाना चाहिए, या आप भोंपू बजा रहे हैं, वो बाजा बजा रहे हैं, फोन बजा रहे हैं, पूई पूई बजाए जा रहे हैं, सर वो साइलेंट है ना। अब उसको क्या इरिटेट होता है, फोन बजाए जा रहे हैं। या रात को आपने क्या कर दिया, रात को बड़े डीजे लगा लिए, बोले आपकी तो पार्टी शुरू हुई है, तो उससे परेशान कर रहे है ना। हाँ आपके कमरे में आप कुछ भी करो तो वो गैर संवैधानिक है, लेकिन आपके कमरे में कम आवाज के साथ आप दारू पीते जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ने गाने भी जा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। बहुत दारू पीते पढ़ते हैं लोग, हाँ हाँ बहुत। अरे जो IIT वगैरह करते हैं ना, वो गांजा वांजा पीते हैं बच्चे, देखना IIT बड़े बड़े जो जितने भी IIT ना, गांजा वांजा भांग नहीं पी लेते, क्योंकि पढ़ना ही तो इतना पड़ता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते बेचारे। PSC के लिए नहीं करते सब, बोले मैं पीऊंगा घर जाके दारू बात, कैसा लगता है। ठीक, तो क्या है कि किसी व्यक्ति को कोई अपराध, मनीष जी खुश हो रही है, दलाली आई बोल रहे हैं, मनीष जी पिया किन पिया दे, कभी पिया आपके घर पे तो अनु मेरे कभी दारू पिया, हाथ भी लगाया तक। हाँ मेरे दोस्त सब पीते, पर लड़के मिलते तो हो जाता नहीं, मेरे भी जितने साथी रहे सब दारू पीते, पर मेरे जीवन में क्यों, मेरे पापा ने बहुत दारू पिया है, इसलिए मेरा मन नहीं पीता है, क्योंकि मैंने देख रखा है दारू का विध्वंस। शादियों में जाना तो रोज आता। देखो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि वो दोस्त के साथ जा रहे हैं, बहुत लिमिट में पीते हैं, मुझे जिस दिन नशा आएगा उस दिन दारू बंद कर दूंगा, लेकिन उसी को नशा आता है। दारू कुत्ते की खासियत क्या रहती है पता, वो बोलेगा जिस दिन नशा आ गया, दारू कौन पीते, हमें दारू थोड़ी पी रहा है, लेकिन आपको ही दारू पीना, नशा आ जाता है। कितना भी कम एज है तो आपको झेलने की क्षमता ज्यादा है, आप लिमिटेड पियोगे, अरे बोले यार ऐसे नहीं पर्सनल बात नहीं कर जाए कोई, फिर बाद में तो आप ओवर हो जाते जल्दी से चढ़ जाते। हाँ और फिर वो लगता है कि मैं तो अभी भी वही हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति पीछे जाना चाहता हूँ, मैं पहले ऐसा हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अब थोड़ी हो गया और हाँ, और दूसरी पहला सिद्धांत क्या, इसमें क्या है कि पहला तो अगर उस व्यक्ति को उस एक्ट के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो क्या है, विधि का उल्लंघन नहीं किया हो,
मान के चलिए मैंने बताया आपको अभी गाड़ी को धीरे चला रहे हैं तो विधि का उल्लंघन थोड़ी कर रहा तो उसको पकड़ के जेल में थोड़ा। हाँ लेकिन गाड़ी जोर से चला रहा तो उसको बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए अधिक दंड नहीं दिया जा सकता तो अपराध के लिए विधि द्वारा विहित हो। मतलब अब अधिक दंड का मतलब ये होता है कि आपने किसी ने झपट रखी तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देके छोड़ देंगे, बोले आगे से किसी का मत रखना क्योंकि दूसरे का भी सम्मान बस। लेकिन आपके 500 रुपए दिए पुलिस वाले ने इतनी लठ रखी मारी दिया आपको या जेल में बंद कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जो कानून में लिखा है उतनी ही क्या मिलेगी आपको, सजा मिलेगी। ये दो सिद्धांत चलते हैं किसमें, 20(1) और 20(1) के भूत लक्ष्य सिद्धांतों का संरक्षण है ना, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ये डायरेक्ट आएगा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में भूत लक्ष्य सिद्धांत के बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 20(1) 20 में नहीं 20(1) में विषय ऑप्शन आएगा 20, 21, 22, 23, 24 तो 20(1) भूत लक्ष्य मतलब कोई एक्ट किसी को सजा तब मिलेगी जब कानून बन गया उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है ना, क्योंकि मैच हो गया उसके बाद कॉन्फ्रेंस हो रही, तो ऐसे पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब जब कानून बन गया उसके बाद उसको सजा मिलेगी, उसके बाद इफेक्ट में आएगा कोई कानून। अब उसके बाद देखेंगे 20(2) वेरी वेरी मोस्ट है 20(2) आर्टिकल 20(2) में क्या है, मान के चलिए संजना ने डिंपल के झपट की रख दी है, प्रिया के भी रख दी, यामिनी के भी रख दी, संस्कृति के भी रख दी, तो क्या इनको बस इन चारों को रख दी। अब झपट रखने का जुर्माना क्या है, है ना, कानून के सामने जाएंगे। आप हाई कोर्ट गए, पढ़े लिखे होगा आप 226 के तहत हाई कोर्ट गए कि मेरे मौलिक अधिकार उल्लंघन कर दिया, मैं पढ़ रही थी मैं झपट रख दी है ना। अब आप कोर्ट में गए तो इन्होंने एक ही कृत्य 4 बार किया और झपट रखने का क्या है, सजा भी कि फांसी पर लटकाने के। तो क्या संजना को 4 बार फांसी पर लटकाने क्या, नहीं, अगर एक जैसा काम किया है तो उनको एक ही बार सजा मिलेगी, दोहरा दंड नहीं मिलेगा। सही बात समझ। एक मान के किसी ने एक मर्डर करा, 4 मर्डर कर दिए तो उसको क्या 4 बार मारेंगे, 4 बार फांसी पर नहीं, एक बार। तो ये लिख रखा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने बताया ना अभी कि एक अपराध एक जैसा, बोले दो लड़कों को दो लड़कियों को रख दी तो दोनों का अलग अलग रहेगा, है ना। अगर आपका एक्ट अलग है या नेचर अलग है, तो आप काम कर रहे हो ना, आप अपराध कर रहे हो अलग प्रकार का है ना, एक के लड़की रख दी, एक के झपट की रख दी, तो दोनों के लिए अलग अलग क्या होगा, सजा मिलेगी। लड़का अलग है, कोई मर गया, एक मर गया नहीं बच गया, तो फिर उनको अलग अलग सजा मिलेगी, है ना। कि जो चलो सामान्य बच गया उसके लिए तो आप 6 महीने जेल, लेकिन मर गया उसके लिए तो उम्र कैद की सजा होगी। तो अगर आपने एक्ट अलग अलग किया है तो सजा अलग अलग नहीं, लेकिन एक जैसा एक्ट किया और एक समय में किया है। कोई रहता है ना कि अपराधी रहता है जो बार बार एक ही एक्ट करता है, तो उसको एक ही बार सजा दे देंगे। कोई मान के चलो 5 कोई गुंडा है जो 5 मर्डर करके आया, 5 लोगों को मार के आया, तो क्या उसको 5 बार थोड़ी 5 से कहां से लाएंगे उसके, या 5 बार उसको फांसी पैसे लगे, एक बार में पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो ये क्या लिख रखा है कि अनुच्छेद 20(2) में क्या है, दोहरे दंड। तो आप विशेष याद रखिए 20(1) एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूत लक्ष्य दंडों का संरक्षण। 20(2) दोहरे दंड मतलब एक व्यक्ति को एक कानून एक ही सजा दी जाएगी, एक एक्ट की। अलग अलग एक्ट किया तो सजा अलग अलग दी जाएगी, ये बात समझ आ गई। और अभियोजन मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट और दंडित मतलब होता है पनिश। अभियोजन मतलब होता है प्रक्रिया चलाना, प्रोस्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया था ना बिल और एक्ट में फर्क। तो प्रोस्टिट्यूट मतलब कोर्ट में सजा चल रही है, सजा कोर्ट में मतलब प्रक्रिया चल रही है, तो उसको बोलते हैं अभियोजन। अभियुक्त कौन होता है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अभियोजक कौन होता है, हाई कोर्ट। और अभियोजन क्या होता है, मतलब उसको प्रक्रिया को बोलते हैं, है ना। और माय लॉर्ड तो माय लॉर्ड होते हैं, ठीक। और पनिशमेंट मतलब क्या होता है, सजा, है पनिशमेंट, ठीक। अब 20(2) का एग्जांपल बताया था केपी सर ने, मतलब एक मूवी रहती है अमिताभ बच्चन की, तो उसको है ना मर्डर के केस में जेल में डाल देते हैं, उसमें 20 साल की मार देता और फिर बाद में बाहर आके देखता तो वो सब जिंदे रहते हैं, वो मार देता सबको, तो वापस जेल नहीं फिर मार देता। 20(2) में क्या है, दोहरे दंड। मतलब एक व्यक्ति को 2 दंड नहीं दिए जाएंगे, है ना। अगर एक जैसा कृत्य किया, एक जैसा विशेष याद रखना है, एक जैसा कृत्य,
ये अगर देखना एक एक रहता है साइको व्यक्ति रहता है, वो पिक्चर देखिए आपने, वो गाना आता है कोई मुझको यूं मिला है जैसे बन जाए को घर, एक विलन एक मिनट देखिए। वो क्या करता है, लड़कियों को मारता है ना, बेचैन रखते हो गले मारते तो फेंक देता है ना, देखिए पेचकस से कैसे मारता है जो भी देता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और ये तो उसमें वो क्या रहता है, अपराधी क्या रहता है, इसके बाय आदत से अपराधी रहता है। तो वो देखना आप, एक विलन मूवी देखना, मैंने बोला तो देखिए महाराजा देखिए किसे, सर महाराजा वो दलित वाली क्या? लक्ष्मी वाली, एक टंकी रहती है, वो टंकी को चोट चुरा जाता है, हाँ डस्टबिन, उसको चोट चुरा जाता है, वो जेल में जाता है, कितने पैसे दे देता, बोले वो मुझे लक्ष्मी चाहिए, कितने पैसे लगे, कौन सी हीरो की मूवी है? हीरो नहीं जानता मैं, लक्ष्मण का हीरो, हमारे जैसे 4 बजे इतना मोटा था वो, 4 लोग थे। हीरो इतना मोटा? छोटी सी बच्ची थी, क्रिकेट वो प्लेयर रहती है, मैच वेच खेलती है, मेन तो बच्चे आखिर में जाके दिमाग खराब हो गया, और बोले ये क्यों हुआ, कैसा होता है ये, ऐसा सच में सच तो नहीं होता है ऐसा, पर बताइए हो सकता है ऐसे देखो मूवी बनती है, मतलब कभी ना कभी हुआ होगा या हो सकता है ना, देख के दिमाग खराब हो जाता है आपके, और बोले ये क्या हुआ, फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई बात ही नहीं होती, और उसका कोई रिग्रेट मरने के अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो उसको मरना ही पड़ा, है ना। सोचो आप कितना नफरत ही रहा होगा वो किसी चीज से, उससे और क्या नफरत, थोड़ी थोड़ी तो बात थी, क्या बड़ी बात, उसको क्या गलतफहमी थी, मेरी बेटी को मार दिया इसने, जो जानबूझ के थोड़ी मारा गया, यही गलतफहमी थी, यही तो बदला ले रहा था वो, और फिर हुआ क्या बाद में, उल्टा हो गया। चलो अब 20 दिन में है खुद के विरुद्ध गवाही का बात, मतलब मान के चलिए मैंने झपट रखी, मुझे पुलिस वाले 4 लठ रख रहे, बोले बोल रखी, मैं जाऊं तो नहीं बोलूं, मतलब खुद के विरुद्ध आप तो कोई कानून कोई आपने कृत्य किया है, नहीं किया है, फिर भी पुलिस वाले पकड़ के लगे, बोले बोल मैंने किया है, तो पुलिस वाले को बोल सकते हो आप क्या मैंने किया है, पुलिस वाले के सामने बोल रहे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसके सामने, कोर्ट के सामने, है ना। 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट ले जाना पड़ेगा, अगर पुलिस वाले ने बंद कर लिया पकड़ लिया तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट में पेश कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं रियलिटी, कि जेल वाले पुलिस वाले पकड़ के ले गए, कोर्ट का सामने मुंह दिखा दिया, ये कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट के सामने गाड़ी लेके आ गए, कोर्ट में पेश हो गए लोग, हाँ। और सर कभी-कभी तो पता है वो मतलब अधिकतर पुलिस वाले ये करते हैं कि गवाह अगर नहीं देना हो तो लाती भी नहीं है कोर्ट में, बहाना बना लेते हैं। तो मान के चलिए कि आपने कोई कृत्य किया है या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बोले कि जैसे अभी मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के भाई के ऊपर क्या वो जा रहा था इधर, तो पुलिस वाले आए, दारू पेटी लेके आए और उसको गाड़ी में रख दी, बोले दारू पेटी लेके जा रहे, क्यों बोला? दुश्मनी लड़ी थी क्योंकि वो दारू बेचते थे घर पे, उस दिन उसके उसमें रख दी गाड़ी में, बोले 5 पेटी लेके जा रहे, केस बना दिया, और कोर्ट के सामने कैसे ले गए, सामने ले गए, हमारा आलोट लगता है विकास खंड तुम्हारा ही कोर्ट, ये कौन सा है, सत्र न्यायालय जिला ने वहाँ कौन सा होगा, तहसील में कौन सा होगा, अधीनस्थ, हाँ तो अधीनस्थ न्यायालय वहाँ ले जाते, तो वहाँ पर सामने लेके आके वापस रिटर्न, और फिर जेल में रखा, 1 महीने तक जेल में रखा, के बाद में फिर जुगाड़ करा, उनको पता है कि अगर लंबी चीज या फिर कोर्ट में जाएंगे तो हाँ। अच्छा, और पकड़ दे भी इतने समझदार होते हैं ना कि सोमवार को शनिवार के दिन शाम को पकड़ेंगे, सर शनिवार के दिन शाम को रविवार को छुट्टी, रविवार के दिन है ना, दिन भर उसमें थाने में रखते हैं उसको, क्या सर, फिर सोमवार के दिन दारू पेश वालों करते को हैं। तो नाइट में ऐसे रफा-दफा कर पैसे लेते हैं, हमारे साथ हुआ था, हम 17 बियर की पेटी ले जा रहे थे लिमड़ी, हाँ तो साइकिल में खुला था उधर बॉर्डर पे, अब गाड़ी हमने एक लाइन चढ़ाई, वहाँ से मतलब 2 गाड़ियाँ पीछे पड़ गई, ये से थाना से माल भरा, अब क्या करे, 2 भाई उतर के भागे, तो गाड़ी तो ले जाएंगे, फिर भी हम एयरलाइन पे गाड़ी छोड़ के आमने सामने गाड़ी होगी तब भागना करना है यार, फिर हमने गाड़ी छोड़ी और भाग गए वहाँ से, फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा हमने, 1,20,000 दिए और 2 पेटी का केस बनाया, और ये जुगाड़ होता, मेरे दोस्त की गाड़ी पकड़ा गई थी, जिसमें ये अमल का अपील है ना, ये तो 38 लाख में जुगाड़ करा, 38 लाख में हो गया जुगाड़, इसलिए जेल जा रहे जिंदगी भर के लिए, धारा के लड़का ही काम करता है, मतलब दारू का ट्रांसफर कौन सा काम?
ये मंदसौर के पास नहीं डोरा ना जोड़ा ना। और सर एक बियर के वो बना था केस 1100 मेरे मामा जी बेचारे जबरदस्ती पकड़ा गए थे। मतलब मेरे मामा को और ये थोड़े समझ निकल के काम कर रहे थे दूसरे को। वो भोले वाले दुनिया देखी नहीं उन्होंने, कभी बाजार में गए वो, मतलब बहुत भोले हो। तो दूसरे के क्या कर रहे हो, अब वो मानत कर रहे थे, पुलिस वाले आए फॉर्मल ड्रेस में। तो बोला कि क्या करते हो, बोले मैं यहाँ काम करता हूँ। और उन्होंने सब बता दिया, उनको पकड़ के ले गए, 9 महीने तक जेल में रखा। जो और 70 किलो अफीम और वो ड्रग बनाने की मशीन सब क्या, उनको पता ही नहीं कि क्या होता है। गांव के भोले लोग क्या है क्या, कुछ धारण तो बोलते हो। उनको लगा क्योंकि मौके कौन था जिसका नाम भाग गया, पूरा घर खाली कर दिया उस आदमी ने। लग जाने का बात सर पर नहीं जाएगा तो कहीं के अरे यार पट्टा अलग रहता है, 70 किलो कहाँ से लाओगे, 2 किलो 5 किलो निकलता है आपके अफीम का पट्टा, और तो एक आदमी 2 आदमी ऐसे रहते हैं। गाड़ी बताऊं, पुलिस वाले पीछे पड़ गए, गाड़ी का एक टायर निकल गया, फिर भी वो गाड़ी दौड़े ही दौड़े। मैं खेत में भागे। वो वहाँ पे पैसे देते थे ना, पुलिस फिर कैसे रहता है कि 1-2 किलो ही कर सकते हैं। 1-2 किलो एक आरी मिलता है। एक आरी मतलब आपको 5-7 4 आधा बीघा भी बोने की ये रहती है। उसके बाद आपको जमा करवाना पड़ता है। कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ से लाते हो सरकार में। थोड़ा सा बच जाए, जैसे आपको हाँ खुद क्या कुछ नहीं बेच सकते, सरकार आपको सरकारी भाव से पैसा देती है। मान के चलिए कि 2 किलो आपको एक आरी में 2 किलो देना है, भले आधा किलो हुआ तो भी 1.5 किलो घर से मिला के देना है। जमा करा नहीं है आपको अपना, नहीं कभी 2 की जगह 5 किलो का 3 किलो आप रख लो, उसको जुगाड़ से बेचो। बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ तो हम ये देख रहे हैं कि 20-3 में क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही का बाध्य नहीं बना सकते, खुद के विरुद्ध गवाही का बाध्य नहीं बना सकते, विरुद्ध गवाही का बाध्य। खुद के विरुद्ध मतलब बताया ना आपको कि पुलिस वाले ऐसे नहीं वो मार के आपको बोले तू तो हाँ कर, नहीं करा है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या लिखा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य पेश करने, साक्ष्य ये साक्ष्य गलत लिखा है, इसको सही कर देना, पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साक्ष्य ऐसे लिखते हैं, साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, एविडेंस है ना, एविडेंस बोले आप सबूत क्या है, सबूत, साक्ष्य का ब्रैकेट में लिखते हैं सबूत, है ना। तो ये हो गया आपका 20 पूरा। 20 में क्या था, ये अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए बजाया जा सकता है। जो अपराध किया तो उससे भी कोई अधिकार है, तो उसको उस समय के कानून से सजा मिलेगी जब उसने अपराध किया हो। दूसरा भूत लक्ष्य सिद्धांत भी इसमें चलता है, एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ भी चलता है। दूसरा दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को, मतलब एक अपराध की एक ही सजा, 2 सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा खुद के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाही का बाध्य नहीं बनाया जा सकता। अब सबसे बड़ा और सबसे एक्सटेंसिव आर्टिकल है 19 के बाद 21, क्या है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 लिखेंगे आप, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन का या प्राण या देही स्वतंत्रता का ठीक, इंसान होने के नाते सबसे जरूरी आर्टिकलों में से एक है क्या, प्राण व देह स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। क्या लिख रखा है, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता में विधि द्वारा इसका कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति को मारना है, दंड देना है, तो किस आधार पर दिया जा सकता है, केवल एक आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें 2 सिद्धांत चलेंगे, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्राण देख सकते हैं, हम आगे बताएंगे इसको। हाँ तो अगर किसी को फांसी पर लटकाना है तो जो कानून में लिख रखा है उसी आधार पर लटकाया जा सकता है। देखो अपने देश में फांसी पे बहुत कम लोगों को लटकाया जाता है ना, क्योंकि जीवन जरूरी है ना। जो अपराधी रहते हैं उनको भी मौका दे दिया जाता है कि हो सकता है कभी आगे जाके सुधर जाए। जैसे आपने एक ऋषि जी के नाम सुना हो जिसने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी क्या थे, अपराधी थे ना, पहले अपराध करते थे, बाद में क्या हो गया वो ज्ञानी है ना। तो वही सिद्धांत पे हम काम करते हैं, कैसा ठीक। तो हम क्या बता रहे, जीवन का अधिकार, तो विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया से जान लेंगे। इसको जान लेंगे, ज्ञान मतलब उसको सजा लेंगे या उसका जीवन छीनेंगे। किस आधार पर? केवल विधि। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई हमने? जापान से। कहां से ली गई है? जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है ना। अब इस क्या है, इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जो दर्शाता है कि अधिकार नागरिक और विदेशी कुल मिला के अनुच्छेद 21 सभी को प्राप्त है। वेरी वेरी मोस्ट टाइमली। क्या 19 सभी को प्राप्त है? आर्टिकल 19 सभी को प्राप्त है? नहीं, केवल भारतीय। क्यों? क्योंकि आजादी का, प्रोटेस्ट का, संघ का, समिति का, रहने का, देने का, ये क्या है? ये आर्टिकल केवल भारतीय को प्राप्त है। 20 सबको प्राप्त है? हाँ सबको प्राप्त है। 14 सबको प्राप्त है? हाँ सबको प्राप्त है। 15 सबको प्राप्त है? नहीं, 15 केवल इंडियंस को। तो 14 17 सबको प्राप्त है? 17 सबको प्राप्त है, प्रश्न नहीं किया जाए। 18 का जो 18 केवल इंडियंस को है, इंडियंस को है ना, विदेशों को ऐसा नहीं दिखा है। खैर विदेशी क्यों नहीं आएंगे? 19 केवल इंडियन को, 20 सभी को, 21 सभी को, 28 25 से 28 केवल इंडियंस को, 29 30 सबको। 29 30 में विदेशों का जैसे एंग्लो इंडियन वगैरह हुआ तो उनका भी है। और 32 तो है, 32 तो सबके लिए है। बोले 22 23 भी सबको दिया गया है ना, किसी छोटे वर्ग मजदूर नहीं लगा सकते। तो इसमें व्यक्ति कुल मिला के, अब क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 21 है केवल भारतीयों को, भारतीय और विदेशियों को है ना, और सभी को, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप लगा देंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। इसको देखेंगे थोड़ी देर, रुको इसको पानी को संस्कृति सुनेंगे। कितनी देर का वीडियो? आधे घंटे 31 मिनट। चलो हम क्या देखें कि आर्टिकल 21 में क्या जीवन का अधिकार या प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति का क्या करना है, अगर कोई भी सजा देनी, जान देना है या प्राण पे कोई भी फैसला देना है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखो कुछ चीजों का अंग्रेजी याद रखना है आपको। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 21 में क्या क्या शामिल होता है। क्या लिखा है इस अनुच्छेद में या संविधान में? कहीं भी न तो प्राण की स्वतंत्रता और न ही दैहिक स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। मतलब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है कहीं भी नहीं लिख रखा है। वेरी वेरी मोस्ट है ये भी क्वेश्चन आएगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की परिभाषा कहां लिखी गई? कहीं भी नहीं, कहीं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं लिखी गई। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ यार, अरे वो उधर पीछे गटर उधर उससे बोतल दे देना। अच्छा मुझे बताओ आगे वाले वो कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सुनना है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 74, आर्टिकल 356, आर्टिकल 75। अगर ये जिसने बता दिया उसको चॉकलेट मिलेगी कल 100%। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन भी वही हुई। आर्टिकल 52 75 होगा सर। 75 होगा। चॉकलेट दे दो। आर्टिकल 356 हाँ आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर करेंगे। केवल एक जगह 74 में एक मंत्रिपरिषद होगा, 75 में मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, 52 में बादशाह राष्ट्रपति है और 356 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। एकमात्र जगह कैबिनेट वर्ड का प्रयोग किया गया है। अब मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा कल यूपीएससी में आया था 2025 में कि निम्नलिखित में से या स्टेटमेंट आए थे कि भारतीय संविधान का नाम, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, या संविधान का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद में? बताओ। आर्टिकल
बिल्कुल भी नहीं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन, वो तो भारत की परिभाषा है। क्या भारतीय संविधान में संविधान को भारतीय संविधान कहा गया है? ये नहीं, ये भी आएगा। क्या भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान तो हम कहते हैं, लेकिन संविधान में कहाँ लिखा गया है उसको कि ये भारतीय संविधान है? 393 393 में लिखा गया है कि भारत एक संविधान होगा जो भारत का संविधान होगा। आर्टिकल 393 है, ठीक। और भारतीय संविधान में क्या ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडिपेंडेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रिपील कर दिया गया है? ये लिखा गया है क्या? बिल्कुल लिखा गया है। ये रिपील करके नया संविधान लागू हुआ कि ये सब उस दिन से खत्म हो जाएगा जिस दिन से भारत का संविधान लागू होगा। क्योंकि पहले भारत में शासन किससे होता था? भारत शासन अधिनियम 1935 और एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आई बात समझ? स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक अधिनियम बनाया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी में कल यूपीएससी पेपर देख रहे थे सारे, उसमें आएंगे, तो ये याद रखना आपको। मान के चलिए एमबीबीएस में अगर मजा आ जाएगा। अच्छा, और एक और आर्टिकल राज्य लिख लो, ये तो लिख ही आएगा। राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार, ये अनुच्छेद 361 में लिखा गया है। राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार 361, ये लो। राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार 361। देखो ये इसी चीजें है ना कि किसी एक स्पेसिफिक किताब में नहीं मिलेगी, किसी एक जगह नहीं मिलेगी, ये केवल आपको ऐसे उठते हुए दिल लेना है, इधर उधर से क्वेश्चन जानना है। राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 361, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मेरिट में लाएंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आप ऐसे पढ़ते हो, एक एक दो चीजें पढ़ के कितना नॉलेज हो जाएगा आपको जब तक एग्जाम होगी। राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार 361, 361। संरक्षण मतलब ये बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा, पूरा सुन पड़ा, बस ये पढ़ा है एमपीपीएससी में ही ये। और ये भी बताओ एमपीपीएससी, अब आपको ये याद आ जाना चाहिए था कि सर ये तो एमपीपीएससी को उस एग्जाम में है, लेकिन आपने पेपर नहीं देखे, सीए साबित हो रहा है सारे पेपर। मिडली के देखिए, मेंस की मैं उम्मीद ही छोड़ रहा हूं। पॉलिटी के मैंने जितने पेपर देख रखे वो देख लिया आपने, किस किस ने देख लिया? पूरी किसी ने देखी। याद होने चाहिए, एक बार देखने से कुछ नहीं होता, एक बार तो अखबार भी देखते हो आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा रोज को देखते हो खाना खाते समय? सर पे कौन देखते हो यार? क्वेश्चन मैं आपका ही कहना चाहता हूँ, मेरे क्या जा रहा है, मेरे कोचिंग चल जाएगी, बड़ा नाम हो जाएगा दो चार एक दो साल में। बस बात ये है, मेरा नाम तब अच्छा होगा जब आपकी नौकरी लगेगी। पैसे से खुशी नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी से खुशी मिलेगी। पैसे से घर चलेगा वो बात है। अच्छा, अगली बात क्या है? यही बात है अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताता है कि ये चीज प्राणदैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। न्यायपालिका के निर्णय आते हैं ना कि ये चीज शामिल है, ये चीज शामिल है, ये चीज शामिल है। यही है। हाँ, अनुच्छेद 21 की चीज नहीं विस्तृत वाक्य व्यापक प्रतिपादित किया कि जीवन का अधिकार केवल भौतिक, हाँ जीवन का अधिकार मतलब आपको अच्छा जीवन जीने का अधिकार मतलब हजारों चीजें इसमें शामिल कर दी गई। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट ऑफ इट में एक सिद्धांत बताऊं मैं आपको। अच्छा, ये अधिकार क्यों है? आर्टिकल 21 क्यों है? इसका प्राण की स्वतंत्रता के अंतर्गत उन स्वतंत्रता को भी शामिल किया किनको? जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं कि आप इस पृथ्वी पे क्यों आए हो, आपका जीवन का अर्थ क्या है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना, अब्राहम मास्लो, मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की। अब्राहम मास्लो का मोटिवेशन सिद्धांत ये कि व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद उसकी वैल्यू हो, उसके बाद उसके समाज में स्टेटस हो, और फिर लास्ट में ये हो कि वो समाज में क्यों है। हमारे लिए सबसे, हम किस स्थिति में रोटी कपड़े मकान पे, ये तो है हमारे पास। अब हमारी समाज में स्थिति हो मतलब हमारी नौकरी हो, नौकरी के बाद हम थोड़ा कुछ अच्छा सोचे, स्पिरिचुअलाइज बने, और लास्ट में आए कि हम क्यों आए इस दुनिया में, हम समाज का भला करें। तो हम किस कंडीशन में? अच्छा, कोई दो कंडीशन में, जैसे मैं दोनों कंडीशन में हूँ कि मैं ये भी सोच रहा हूँ मैं क्यों हूँ, और ये भी कर रहा हूँ मैं नौकरी लग जाएगी, तो दो कंडीशन में भी साथ रह सकते हैं। जैसे आपका वो क्या बोलते हैं उसको, गूगल का संस्थापक, फेसबुक का संस्थापक कौन है? जुगरबर्ग।
अब जुकरबर्ग और बिल गेट्स और ये कितनी संपत्ति दान करते, रतन टाटा अपनी संपत्ति दान करते थे। तो ये आ रहे थे कि हम समाज में क्यों आए हैं। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था ना, वो उसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी है कि आप इस जीवन में क्यों आए हो, क्या खाने पीने और निकालने आए हो, इसलिए आए हो, नहीं आए हो, तो आपके जीवन का अर्थ क्या है। दूसरी बात क्या है, आपका गरिमापूर्ण जीवन जिए, मतलब आपकी सम्माननीय जीवन जिए। ऐसा नहीं हो कि बोले कोई नीचा दिखा रहा है, या आपका जीवन है सम्मानपूर्ण जीवन। हर व्यक्ति का जीवन सम्मानपूर्ण होना चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास तो इतना पैसा और कुछ लोगों के पास बेचारों के पास घर भी नहीं, तो गरिमापूर्ण जीवन हो। और अगला क्या होना चाहिए, आपका सार्थक तथा पूर्ण बनाती, मतलब ये अनुच्छेद आपके गरिमापूर्ण जीवन को सार्थक बनाएगा। किसी चीज को संपूर्ण बनाएगा ना, जब आपको नौकरी लग जाएगी तो आप मम्मी पापा मदद करोगे, आपको अच्छा लगेगा, समाज में स्थिति होगी कि अरे वाह यार बेटी लग गई। तो ये कौन देता है, अनुच्छेद 21 देता है। अगर ये नहीं मिलता आपको, अच्छा स्वच्छ हवा का भी अधिकार है इसमें, पानी का अधिकार हम बताएंगे आगे, और बहुत सारी चीजें हैं। आपको अवैध गिरफ्तारी नहीं कर सकते, अवैध कारावास नहीं डाल सकते, ये सब चीजें इसमें दिया गया है कि कोई पकड़ के जबरदस्ती जेल में डाल सकता, कारावास में नहीं भेज सकता, है ना, और अवैध निरोध से व्यक्ति को बचाया जाता है। अब हम देखेंगे कि दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार शामिल है। तो पहला अधिकार है विदेश जाने का अधिकार। ये हमारे लिए नहीं है कि अपने देश में घूम पाएंगे हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं। अपने देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश घूम ले तो बड़ी बात है, किसी देश से कम नहीं है। पर अगर आप डिप्टी कलेक्टर बन गए तो भारत भ्रमण कराएगी मध्य प्रदेश सरकार, आपको सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश ले जाएगा 2-3 महीने तक। ट्रेनिंग चलते ना तो पूरे देश में घुमाते, पूरे देश में एक एक राज्य जो फेमस चीजें, जैसे एमपी में खजुराहो ले गए, महाकालेश्वर ले गए, ओंकारेश्वर ले गए, हर राज्य में जो फेमस जगह, पुरी में जाएंगे जगन्नाथपुर ले गए, केरल में जाएंगे तो आपके वो साइलेंट वैली ले जाएंगे, अन्नामलाई पहाड़ी बताएंगे, काडमम पहाड़ी, वेलिलाई की पहाड़ी बताएंगे आपको, सब जगह। तमिलनाडु कोरोमंडल तक पे ले जाएंगे आपको, वो सेतु है ना, वो राम सेतु पे ले जाएंगे, सब जगह ले जाएंगे फ्री में, पैसे भी नहीं, पर बनना पड़ेगा उसके लिए। और देखो बनना बड़ा आसान है, बस हमारी बात मान लो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना बंद कर दो। यूं जानो हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये जो बता रहे हैं वो सही है। हम आपको गलत नहीं बताएंगे क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, तो गलत बताएंगे भैया। नौकरी की वैल्यू पता है मुझे, 1 नंबर की वैल्यू पता है, सबको पता है वो इतना फेल हो गया है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसा होता तो हम 20 सकते केवल 40,000 साल की, फिर भी लोग आते, फिर भी मूर्ख लोगों को मूर्ख बना देते। आने वाले आते ही 40,000 नहीं आते, अभी 15 आ रहे, फिर 5 आते, भिक्षा बराबर हो जाता है। बात ये नहीं उससे कोई अच्छा आउटपुट निकलता, चीजें अच्छी नहीं होती ये चीजें। तो आप कोशिश करें कि बता रहे उतना पढ़ ले, 2 साल अगर बहुत अच्छी तैयारी कर ली तो आप जिस कंडीशन में होंगे आपको मजा आ जाएगा। जहाँ भी आगे जब भी पढ़ोगे आपको लोग देख के बोलो भाई यार कहाँ से तैयारी करी आप। वो जो टेस्ट ले रहे हैं ना, ये एक दिन आपको इतना मजबूत बना देगा, लोग बोले पता ही चलेगा, धीरे धीरे आपको लिखना आ जाएगा, धीरे धीरे आपको पेपर करना आ जाएगा। हम सोचो पूरा पेपर एक साथ जरूर, कभी जिंदगी में नहीं होगा पूरा पेपर। मैं भी सोचता था मैं आंसर राइटिंग में मेंस का पूरा हो जाएगा फिर करूँगा, मेंस पूरी नहीं हुई मेरी एक भी बार जीवन। फिर मैंने कहा बीच बीच में करने दो, फिर एथिक्स की आंसर राइटिंग करें, कोशिश करें कि जो डीटीएस मतलब डेली टेस्ट इसीलिए लेता रहे कि आप बढ़िया पढ़ो। हम आपको इसीलिए बताते हैं क्वेश्चन इतने टेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि एट द एंड वैल्यू किसकी है, पास है ना उस व्यक्ति को पूछना या उसके पॉडकास्ट देखना, इंटरव्यू देखना, वो एक ही बात बोलेगा कि पढ़ाई पे कम प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। मैंने पढ़ाई कम करी प्रैक्टिस ज्यादा करी, तो हम भी आपको वही करा रहे, पढ़ाई कम प्रैक्टिस ज्यादा। क्योंकि भले आपको इतनी चीजें आ रही है, प्रैक्टिस से रिवर्स इंजीनियरिंग एक वर्ड होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग सुना आपने? मैं अगर आज एपीपीएससी की तैयारी करूंगा, मैं क्या करूंगा पता है? मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा। मैं अगर एमपीएससी की तैयारी आज शुरू करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एमपीएससी मेंस के सारे क्वेश्चन लूंगा, उन क्वेश्चन की किताब लाऊंगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और मैं केवल वही टॉपिक पढ़ूंगा जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। मैं ज्ञानी बनने की कोशिश ही नहीं करूंगा, केवल जो एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ूंगा। कि हम नए हैं उनको भी मैं ये सलाह दूंगा क्वेश्चन से पढ़ाई करना आपको। पर हम तो क्वेश्चन देखते हैं और अब चाहे नौकरी लग जाए कैसे लगेगी, रेस में ही नहीं हो आप, अभी क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप रेस में ही नहीं हो पीएससी की। अभी 1 महीना हुआ, अभी से आप प्रैक्टिस स्कूल बता रहे हैं, आपको टेस्ट को लगा देंगे, लगता है वो सर ने आते इसलिए जानबूझ के नहीं बोला था मैं,
बोलो टेस्ट लगाओ। ज्योग्राफी बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट रहते हैं। अभी जैसे हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा दिया सर ने? नहीं पढ़ा। एक होता है हेरियस ने बताया था कि प्लेटें ऊपर की ओर जा रही है, भारत सर ने बताया था ना, वो भारत दक्षिण उत्तर की ओर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है ना, गोंडवाना नंगारा लैंड नहीं। अब उसको क्या याद रख लोगे, कैसे रखोगे? समझ आना चाहिए। समझ आना मतलब लिखना। आपके लिए समझ का मतलब क्या, आप कॉपी पे उतार पा रहे हो कि नॉलेज हो, इसलिए आपके इतने टेस्ट देते हो। टेस्ट ज्यादा लेगी, टेस्ट नहीं जमे तो भी देने पड़ेंगे आपको। मैं देखो, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, मैं आर्मी पास क्यों नहीं हुआ? मेरी जब टाइमिंग लगाती थी ना, रनिंग की टाइमिंग लगती है, तो मैं डरता था, मैं कभी टाइमिंग नहीं लगाई, मैं पास भी नहीं हुआ। मतलब मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया। स्वाभाविक बात है, आप भी अगर डर रहे हो, क्लास नहीं आते, क्लास की छुट्टियां भी हम क्यों मारते हैं? हमारे लिए अभी पहला काम है ना तो बर्थडे, ना घूमना, ना कुछ, सिर्फ पढ़ाई। मेरा भी घर में कब घर गए थे पता आपको? 10 मई के दिन, 10 जून, जुलाई आ जाएगा। जबकि मेरे कोचिंग चला था, आराम से छुट्टी रखा हुआ, सर को टेस्ट देते बोले 2 घंटे 3 घंटे टेस्ट होगा, 3 घंटे टेस्ट देके चले गए। क्यों नहीं गया मैं? कोचिंग चली, उसके बाद एक दिन छुट्टी नहीं हो गया, एक दिन थी कोचिंग की छुट्टी बस। क्यों? जब आपके टीचर नहीं रख रहे थे, आप क्यों रख रहे हो? एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी, एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तब उस पढ़ाई का मतलब है, तब आप मान रहे हो आप बहुत सीरियस है। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाए तब, बहुत ज्यादा अपवाद आ जाए, सर की नौकरी है तो उनको बहुत व्यस्त जीवन है तो उनका तो मान लेंगे। मेरी छुट्टी देख लो आपने, कर उज्जैन गया तो दिन एग्जाम देने, बस यही रीजन। कोशिश करो कि क्लास आओ, नहीं जो क्वेश्चन करो। आज भी घर जाके केवल यही करो कि केवल 2 क्वेश्चन लिखने बोला था मैंने, 2 क्वेश्चन रोज लिखो, लिखते ही नहीं हम। 2 क्वेश्चन यहाँ लिख रहे, 2 घर जाके लिखो 4, और फिर टेस्ट 2 एक दिन, 10 क्वेश्चन टेस्ट, 4 7 21 और 10 31, एक हफ्ते में आप 31 क्वेश्चन लिख रहे हो, तो 4 में 200 क्वेश्चन लिखो 2 महीने, 1 महीने, 4 हफ्ते होते हैं ना एक में, 60 में 120 क्वेश्चन कितने होते हैं? कितने आगे निकल जाओगे लोगों से? लोग रोज थोड़ी टेस्ट लिखते हैं क्या? पास हो जाओगे। केवल आपके कुछ लोगों से लड़ाई है, कुछ लोगों से ऊपर के। आप देखना, जो मेंस पास होता है बार-बार मेंस पास होता है, सर प्री पास हुआ, प्री पास हो, क्यों हुए? ट्रिक पता चल जाती है। मैंने एक एग्जाम फेल ही नहीं होता, ट्रिक पता चल गई, मुझे क्या करना है। वो ट्रिक कुछ नहीं, यही है कि मैंने क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ नहीं करता, क्वेश्चन देखता हूँ टेस्ट लगा, क्वेश्चन देखता टेस्ट लगा। ये देखो, पढ़ाई तो मैं अब करूंगा, तो 2200 पेज की एक पीडीएफ निकालना है मुझे। मेरे सब्जेक्ट की कभी नहीं पढ़ी मैंने, फिर भी मैं 5 बार नेट पास हो जाऊंगा। पढ़ाई अब करूंगा, पास होने के बाद, क्योंकि पढ़ाना है इसलिए। नहीं बच्चा पास हो सकते कम पढ़ के, एक मात्र कला होनी चाहिए, वो लिखना। वो लिखना आएगा आपको प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस होगी आपके क्वेश्चन से। बाकी आप समझदार जी में क्या रोज करो, ध्यान देना मुझे। तो दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या शामिल है? तो पहला विदेश जाने का अधिकार, विदेश घूमे कहीं भी जाए, आए जाए, मजे ले आप, है ना। अगला है निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अगर आपके पास कानून में वकील के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? फ्री में आपको के साथ मिलेंगे, है ना। और शिक्षा का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट, आरटी लिख देंगे आप। शिक्षा का अधिकार 2009 में आया। आरटी कब दिया, इसलिए कानून कब बना? 2009, और लागू कब हुआ? 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अब मुझे बताओ, भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? 3। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 कब आई? 1968, 1986, 2019। 19 में आई थी, 20 में लागू हुई, है ना। तो 68, 86 और 20। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 बार आ चुकी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 बार, 68, 86, 20। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस नीति में आया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में आया था। एमपीपीएससी में आया हुआ है, लिखेंगे आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको एक जगह मिलेंगे नहीं, लिखे मैं बता रहा हूं। ब्लैक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 में आया था। और 1986 में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल गलत बता रहे हो आप। सर ये 1986 में क्या है? 2020 राजीव गांधी। राजीव गांधी थे ना 84 से 89 तक। मोरारजी देसाई कैसे आ गए? मोरारजी देसाई तो 78 में थे। 78 में थे मतलब 80 में भी थे। 5 साल के लिए होते हैं ना प्रधानमंत्री, है ना? तो 2020 में मोदी जी 68 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। चले गए 66 में चले गए। उनकी बात 66 में ताशकंद समझौते में ताशकंद में मर गए थे, फिर वो कैसे हो सकते हैं? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री है ना? जगजीवन राम 2 बार आए, थोड़े थोड़े दिन के इंदिरा लिए। गांधी कितनी बार बनी? 3 बार। 3 बार। 2 बार लगातार, 1 बार बीच में ब्रेक हो गई। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी। अरे इंदिरा गांधी नहीं, बीच में ब्रेक हो गया। बीच में किए मोदी जी और इंदिरा गांधी। मोदी जी आगे हो गए। और मोदी जी अब सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए दुनिया में। दुनिया में नहीं, भारत में। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे इन दोनों के बीच में दो प्रधानमंत्री थे, वो मोरारजी देसाई और जगजीवन राम। इंदिरा हैं? इंदिरा गांधी के बीच में हाँ, इंदिरा गांधी बीच में 2 लोग आए थे। हाँ, अब अच्छा, भारत के प्रधानमंत्रियों का सीक्वेंस भी याद रखना, एमबीबीएस में आता है, बहुत आता है। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपको याद रखना है, याद रह जाएगा आपको। अब अगला हम देखेंगे। अच्छा, एक सीरीज बताई थी मैंने आप लोगों ने, देखी भारत का इतिहास अगर जानना है ना तो आपको भारत एक खोज एक सीरीज है, लिख लो भारत एक खोज देखना आप, लेकिन मुझे आपको मजा आ जाएगा। पूरा प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत यूट्यूब पे फ्री नाटक टाइप है पूरा। आप फ्री रहो, कभी बर्तन साफ कर रहे हैं। 30-40 मिनट के एपिसोड 40। भारत एक खोज भारत एक खोज जब किताब है जवाहरलाल नेहरू जी की, इसके बारे में इस पूरी किताब को एक्सप्लेन किया गया है। भारत एक खोज प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको मजा आ जाएगा देखना। भारत एक हाँ बस नाम ही है। भारत का इतिहास बताया जाएगा, पूरा आपको आनंद आ जाएगा। बोले ये वो स्वतंत्र आंदोलन, फलाना आंदोलन, सब बता दो। हाँ, तो अब आपका आरटीई देखो, 3 चीजें होती है हमारे यहाँ। एक तो आरटीआई और आरटीई और एनएफएसए। व्हाट इज कॉमन रहेगा? आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005। आरटीई 2009 में आया, इनफोर्स में कब आया? 2010। अब एमबीबीएस में क्वेश्चन क्या रहता है? आरटीई भारत में कब से प्रतिपादित हुआ? तो 2009। कब से प्रवर्तन में आया? कि व्हेन वाज द इनफोर्स? तो 2010। विशेष यार उसकी पूछ रहती है ना क्वेश्चन की, वो याद रखना आप। सर आरटी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अच्छा, अब शिक्षा का अधिकार में एक चलता है एसएसए। एसएसए का मतलब क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। 2 लड़के लड़की पेंसिल पे बैठे रहता ना, एक साइड एक से वो सर्व शिक्षा अभियान। सही 2001 थे क्या 2005 है जी, 2005 में आया क्या? हाँ, आरटीआई 2005 में और आरटीई 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नेशनल, ये भी यूजीसी नेट में आया था, सीक्वेंस में जमा नहीं पाया था, पर इसमें इतना इतनी बदतमीजी करी, आरटी की जगह राइट टू फ्रीडम कर दिया। वो 2004 में है, मैंने 2005 तक गलत हो गया। राइट टू फ्रीडम और राइट टू इंफॉर्मेशन में मुझे एग्जाम में बता सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम 2004 और राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। देखो ये ऐसे याद होंगे, बार बार आप देखो ना कुछ। हाँ, इसका फुल फॉर्म एनएफएसए का लिखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऐसा लिखो आप, नेशनल फूड सिक्योरिटी। और इसका वो हेडक्वार्टर 2005 क्या? हाँ, आरटीआई है 2005 और राइट टू फ्रीडम आरटीएफ, राइट टू फ्रीडम 2004। क्या बोल रहे हैं? इसका वो हेडक्वार्टर रो किसमें? ये क्या आएगा एफएओ का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी तो भारत का है, वो आप बता दो बोलो। नेशनल फूड सिक्योरिटी और मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल, हाँ, ग्रामीण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना, ये बीबी राम जी बन गए 2005 में आए थे और 2006 में लागू हुआ।
ये भी आया हुआ 2000 कब आया और कब लागू हुआ, 5 मई 6 में लागू हुआ है। और 2025 में इसका नाम बदल दिया है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान ऐसा कुछ है ना। ये दिखता तो ये तो शिक्षा का अधिकार भी क्या है आपका, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में। अगला है आपका स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। अच्छा स्वस्थ रहे, आपको सरकार अच्छा खाना खिलाए, खान पानी पिलाए, इसलिए क्या करते, पोलियो पल्स पोलियो अभियान चल रहा था। और स्वास्थ्य निजता या एकांतता का अधिकार, हाँ राइट टू प्राइवेसी, वेरी वेरी मोस्ट है। निजता का अधिकार मतलब आप क्या हो, कमरे में बैठे हो है ना, और कमरे में बैठे हो और आपके दोस्त परेशान कर रहे, बोले नहीं चल घूमने चले, बोले मैं नहीं आ रही, तो बोले मुझे चुप रहना है, परेशान हो गया, फिर भी बार बार परेशान कर रहा, बोले केस लगा दूंगी मैं, ज्यादा करा। मैं निजता का अधिकार, एकांत का अधिकार मतलब आप अकेले रह सकते हैं, आपको कोई उंगली नहीं कर सकता कि चल तू तो ये कर, दोस्त करते ना, या आप कोई परेशान करते तो आपको एकांत रहने का अधिकार, अकेले रहने का अधिकार भी है, अकेला आप फीलिंग अलोन ऐसा कर सकते हैं, आप फीलिंग अलोन लोनलीनेस ऐसा लोग रहते हैं, फीलिंग अलोन करते है ना, अकेलेपन का शिकार। अगला है आपका मानव प्रतिष्ठा के साथ, अच्छा राइट टू, ये एकांत और राइट टू प्राइवेसी का मतलब चैटिंग कर सकते हैं आप, किससे आप जानते ही है ना, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, फोन से झंकेगा नहीं, पासवर्ड नहीं पूछेगा आपसे, और वो ऐसा कर रहा है तो कैसे लगा सकते हैं है ना, या बोले पासवर्ड बता, ये कर वो कर, तो आप ऐसे प्राइवेसी का अधिकार है, अपने फोन को प्रोटेक्ट कर, मम्मी पापा से भी रख सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल पड़ेंगे मुझे आके मत बोलना, मुझे मत बोलना। एकांत का अधिकार, वो दिन के मम्मी खतरनाक हो तो बिल्कुल ही मत करिए। हाँ, अगला है मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, आप जीवन गरिमा के साथ जिए, गरिमा मतलब लड़की नहीं, फिर भी बताऊंगा, गरिमा के साथ जिए, गरिमा के साथ मतलब आपकी डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ मतलब आपका सम्मान होना चाहिए। आप गरीब हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं, भारत में तो ऐसे ही होता है, गरिमा के साथ नहीं जीते। अमीरों की, अमीर मॉल में जाएगा ना तो उसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, गरीब जाएगा तो उसको बराबर पैसे देने पड़ेंगे। दो चेहरे समाज के, अमीर जाएगा तो उसके पीछे सर आगे के घूमेंगे, ये गरीब जाएगा कहीं ले गए हो, सही होता है। तो मानव प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। अगला है आपका पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पर्यावरण से संरक्षण मिलेगा, ये नहीं होगा आपके साथ घटिया प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन दिल्ली का आप हवा बहुत मार देंगे तो क्या होगा, समझ सकते। तो अच्छा प्रदूषण है, प्रदूषण ना हो, अच्छा वातावरण हो, ये भी अधिकार है, स्वस्थ वातावरण का भी अधिकार है। और आजीविका का अधिकार लगा दे, क्या होगा उससे, लोगों ने करा, किसने करा, सरकार ने थोड़ी करा, लोगों ने करा, लोग ही इतना करते हैं। अधिकार तो कितने केस लगते रहते, सुप्रीम कोर्ट देता था ये लाओ नहीं, कोई लाओ फला नहीं लाओ, क्या होता है। अच्छा, आजीविका का अधिकार भी आपको कि सरकार एटलीस्ट कुछ तो देगी, इसलिए सरकार 5 किलो अनाज देती है। आजीविका के लिए 5 किलो 3 लोग 15 किलो पोटली चलती है, 1 महीने चल जाता है, 1 महीने खाना चले, क्या सरकार आपको काम देगी। इसके लिए सरकार ने क्या करा, मनरेगा लेकर आई, आजीविका 125 रुपए आपको मिलेंगे एक दिन के, और अधिकतम साल में पहले 100 दिन मिलता था, 125 दिन मिलते, और 125 को 150 कर दिए, थोड़े से पैसे बढ़ा 125 दिन का रोजगार। हाँ, अब मनरेगा बीबी राम जी के तहत 125 दिन का था, मनरेगा के तहत 100 दिन का था, एक साल में मनरेगा का 100 दिन का। हाँ, और बीबी राम जी में 125 हो गए। ये काम क्या रहते हैं, छोटे मोटे काम, पेंटिंग करवा के फिर खंजा फुलवा दे और गड्ढे फुलवा दे। मैं 2005 में छोटा सा बन रहा है, रोड तालाब वाला, हाँ ये बेसिक काम जो मैनुअल काम है। ठीक, और अगला है आपका भोजन का अधिकार, वेरी वेरी मोस्ट आईटी, इसीलिए तो इन्हें पैसे लाए नेशनल फूड से। देखो, इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सरकार ये कानून लाती है। आप उदाहरण लिखेंगे कि अनुच्छेद 21 के तहत भोजन का अधिकार दिया गया, उसको लागू करने के लिए सरकार इन्हें पैसे लाई, मजा आ जाएगा। बोलवा यार बच्चों को नहीं पता सरकार ने क्या प्रयास किया। आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार के लिए सरकार मनरेगा लेकर आई। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार के लिए सरकार आरटीई लेकर आई। सूचना का अधिकार सरकार आरटीआई लेकर आई। तो आप लिखेंगे तो उसका वजन पड़ेगा, है ना। ये और क्या है आपका, हाँ आश्रय का अधिकार, घर मिलेगा, इसलिए पीएम आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आश्रय मतलब घर मिले आपको। और अगला आपका सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। वो जनमत जो है वो केवल प्रीवेटिव के लिए है। हाँ वो तो उसमें भी आवास या सड़कें वो स्पेशल लिख रखा है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, तो उसमें आप बिल्कुल ये कुछ नहीं करना है, वो अलग चीज है।
वो प्रधानमंत्री झोपड़ी सबको मिलती कि नहीं मिलती? आवास आवास गांव में 1,20,000, बाजार में 1.5 लाख, हाँ 2.5 लाख हो गए क्या शहरों में? बेटा की दे पर वो कटपुटा दिखते आते हैं राजा के बीच खाने को देने वो देने गांव में तो बहुत ही कम सर आते गांव में तो एक बनते लाख हैं, पैसे स्टार्ट है जो सिटी बनते बोलते हैं कि साइन करवा दो, ये करवा दो, आधे 20 रुपए। तो अब सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, सोना लेने का अधिकार नहीं और ना सोने बाबू का अधिकार, सोने का अधिकार सोने वाला अधिकार। पता करो सोने का अधिकार, सोना ही नहीं है हमारे पास, तो सोना ही पहनते नहीं हम, और ना वो सोना है, दोनों सोने की बात नहीं हो रही। ये कौन सा सोना? स्लीप का अधिकार। सुबह आपको कोई जल्दी नहीं उठा सकता, कोचिंग के लिए परेशान नहीं करते, 7:30 बजे आओ, केस लगा दो सर पे, बोले हम निद्रा का अधिकार खनन कर रहे हैं, फिर हम 10 बजे तक पड़े रहेंगे, उसके बाद उठेंगे फिर सो जाएंगे खाना वाना। सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में, तो ये है, तो इसमें कम से कम 50 ऐसे, पर हमने मुख्य देख लिए। अब आपकी क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर में इतना, अनुच्छेद 21 को विस्तार से समझाइए। आर्टिकल 21 विस्तार से समझाइए। हाँ। दस नंबर में अच्छा, अब ये सब कौन देगा? सरकार प्रोवाइड कराएगी, संविधान में दे दिया है। अब हमने एक चीज देखी थी कि ये प्राण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखी ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक शब्द है आपका, हम बताएंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया कहां से गया है? जापान से, लेकिन वो व्यवस्था चलती कहां थी? ब्रिटेन में। विषय ज्यादा लिख रखा है यहाँ पे, उसको देखो तो एक बार संविधान के स्रोत में कहां से लिया गया? विधि स्थापित प्रक्रिया तो विधि का शासन ब्रिटेन से लिया था। विधि निर्माण तो ब्रिटेन से, आयरलैंड से कैसे ले लिया? आयरलैंड से विधि सब ब्रिटेन से एक के लिए अब एक चीज लिख रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध किससे है? ब्रिटिश इकोनॉमी से, मतलब ब्रिटिश पॉलिटी से, जहां पर संसद की सर्वोच्चता है। मतलब क्वेश्चन आएगा, भारत में संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संसद का जो संसद की सर्वोच्चता कहां से? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन की संसद के बारे में क्या कहा जाता है पता है? कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बना सकती है, जेंडर घोषित कर सकती है, उसका नेचुरल तो बदलाव नहीं कर सकती, महिला को पुरुष बोले, पुरुष को महिला, इतना पावर है, कुल मिलाकर कुछ भी बदल सकती है ब्रिटेन की। क्या भारत की संसद ऐसा कर सकती है क्या? संसदीय सर्वोच्चता नहीं, भारत में क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, विशेष याद रखें आप, अमेरिका और भारत में संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। तो संसद के बाद बहुत अपार शक्ति है, ठीक। तो क्या लिख रखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संबंध ब्रिटिश राज व्यवस्था से, जहां पर संसद की सर्वोच्चता यदि किसी विधि के अनुसार प्रक्रिया निश्चित की गई है, विधि मतलब कानून द्वारा, तो उस प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। किसी भी इंसान के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित कौन करेगा? संसद। केवल कानूनों के द्वारा, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून बनाएगी उस प्रक्रिया से। क्वेश्चन आएगा, अगर किसी के जीवन को सीमित करना है या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करना है, तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास, विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास, न्यायपालिका, तो संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है ना। अब क्या है? दूसरे शब्दों में विधायिका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है, कब? किस आधारों पर? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। अच्छा, सर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, तो इसमें तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जापान से लिया, लेकिन ये चलता कहाँ है? ब्रिटेन में। प्रचलन में कहाँ है? ब्रिटेन में। एक बात समझ, तो जापान में भी चलते हैं ना? जापान में चलता होगा, लेकिन हम हमारे संविधान में अधिकांश चीजें कहाँ से ली? ब्रिटेन से। तो हमने प्रक्रिया वो अपनाई तो ब्रिटेन में, लेकिन ये प्रोविजन कहाँ से लिया है? जापान से। मतलब ब्रिटेन ने भी जापान से लिया है। ब्रिटेन ने जापान से लिया। ब्रिटेन का तो संविधान सबसे पुराना है, वो अपना डेवलप करा है, लेकिन हमने जापान से आधी चीजें ले ली और उस प्रक्रिया, जैसे जापान से ये प्रावधान लिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी हम कौन सा लागू करते हैं? जो ब्रिटेन में चलती है उसको लागू करते हैं।
ये पढ़ोगे आपको समझ आ तो जाएगा। जापान में कोई वो पंखे वाले लोग जापान में है ना, वो कौन आराम सी? से कपड़े पहनते हैं, वो सिर्फ पंखा लेके घूमते हैं। चाइना में चाइना में जापानी को अच्छा, ये जो अधिकार है, कुंग फू कराटे वाला ये प्राण और देश स्वतंत्रता का अधिकार किसके खिलाफ मिला हुआ है? सरकार के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ और विधायक के खिलाफ नहीं मिला हुआ है। विशेष याद रखना है, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों को कौन रोकेगी? सरकार रोकेगी। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 21 किसके खिलाफ मिला हुआ है? संसद के, विधायिका के, या कार्यपालिका के, न्यायपालिका के? सरकार के खिलाफ, कार्यपालिका के खिलाफ। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? सरकार। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? सरकार। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ समझ गए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश मतलब कानून अगर कोई बना दिया, उस कानून से उस व्यक्ति को प्राण को रोका जा सकता है। अब एक हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहां चलती है? ब्रिटेन में। ली कहां से गई है? जापान से। एक होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू न्याय का यथोचित सिद्धांत लिख रखा है। देखो क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया का प्रयोग। ये कहां से लिया गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वेरी मोस्ट आईबी विशेष याद रखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का करता है हां लिखा यथोचित विधि प्रक्रिया या यथोचित न्याय का सिद्धांत। ठीक है होना चाहिए। ये वही बात है, बता देना। एक तो मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूं, फिर हम इसको पढ़ के जाएंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, उस कानून से व्यक्ति की आजादी को छीना जा सकता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्राकृतिक भी होना चाहिए कि अगर वो छीन रहे तो उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। क्या वो प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ मतलब वो प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। यहां बोल दिया कि आपको क्या करेंगे, इस कानून से, ये कानून में लिख रखा है तो आपको रोक दिया, लेकिन क्या वो कानून सही है? उस कानून का इंटेंशन सही है कि नहीं? मैंने बोल दिया कि कल छुट्टी रहेगी, बस बात खत्म, आपको नहीं आना है, कोई जवाब नहीं, तो ये हो गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या लॉ है, मेरे पास है अधिकार छुट्टी रखनी। लेकिन अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता तो मैं बोलूंगा कल थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं तो उस वजह से हम क्लास नहीं लगा पाएंगे। तो ये होगा प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि हम उस प्रक्रिया को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो ये लिख रखा है कि इस प्रक्रिया में केवल विधि संसद द्वारा पारित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार भी होना चाहिए। अब आपका अधिकार क्या, आप जाने सर क्लास को नहीं लगा रहे, तो न्याय सिद्धांत क्या है? ये एक तो कानून बना दिया, बोले नहीं बताऊंगा मैं कहां जा रहा हूं, तो ये हो गया हाँ, ये तो मेरे पास अधिकार तो है कि छुट्टी रखने का, लेकिन मैं छुट्टी क्यों रख रहा हूं अगर ये बता दिया तो वो हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब कानून में लकीर का फकीर के कानून बना रखा है, उस आधार पे आपका अधिकार छीन सकते हैं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लकीर का फकीर नहीं। क्या उस चीज, जैसे आपका इंदिरा साहनी कौन थी? नहीं, मेनका गांधी एक महिला थी, उसका पासपोर्ट किसने छीन लिया है? पासपोर्ट अथॉरिटी। वो विदेश जा रही थी, पत्रकार थी, तो पासपोर्ट वाले ने उसको रोक लिया, तो उन्होंने केस लगाया। तो बोले पासपोर्ट का जो ऑफिस था उसने बोला कि हमारे नियम में ही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके नियम में कुछ भी लिख दोगे क्या सब सही हो गया? वो सही तो होना चाहिए। तो सही होना चाहिए का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए कि वो जस्टिफिएबल होना चाहिए। आप तो नियम कुछ भी लिख दोगे, बोले हमें महिला को विदेश नहीं जाने देंगे, नियम में लिख दिया आपने, क्या सही थोड़ी है? क्या वो चीज प्राकृतिक होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई या नहीं? देखिए, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो कागज में लिख रखा वही मानेंगे, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए। इतनी सी बात है। इसका मतलब मैंने ये बोला कि कल आपकी छुट्टी, ये हमने लिख दिया आपके ग्रुप में, मतलब छुट्टी हो गई। फिर आपने उधर से क्वेश्चन पूछ लिया, बोले सर क्यों है छुट्टी? मैंने बताया बस छुट्टी, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि छुट्टी रखने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? मेरे पास। ऐसे ही संसद के पास किसी का जीवन छीनने का अधिकार भी है। सुना मत, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि फांसी की सजा लटका दी, फिर फांसी कौन देते? पुलिस मतलब राज्य शासन सरकार होता है ना। पर आपने पूछा कि सर छुट्टी क्यों, तो मैं बताऊंगा
कि हम छुट्टी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैं कल बाहर जा रहा हूँ, तो जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो प्राकृतिक चीज है कि मैंने उसका रीजन भी बताया, वो किसी का वो नैसर्गिक चीज है, वो वैलिड चीज है। अगली बात समझ, इसमें केवल लिख रखा वो मानेंगे और इसमें वो क्या लिख रखा उसके, जैसे मैंने बोला कि चाय बना के लाओ, अब चाय बना के लाए, चाय पत्ती डाल के लाए, शक्कर नहीं डाला, बोले सर आपने शक्कर का बोला ही, चाय का बोला, मैंने बोला मीठी चाय बना के लाओ, आप पूरा कप भर के डाल दिए, बोले मीठी चाय का बोला था ना आपने, इतना थोड़ी बोला कम मीठी है ना, कुछ भी बोला, मैंने बोला पानी भर के लाओ, पानी टंकी लेके आ गए, बोले लोग क्यों, तो आपने ये थोड़ी बोला गिलास भर के लाओ, तो पानी लेके आओ मतलब टंकी ले आए, मतलब ये प्रोसीजर स्टेटमेंट लो है, लेकिन पानी भर के लाओ में क्या नहीं है कि गिलास भर के लाओ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब जो जेन्युइन चीज है, जो प्राकृतिक चीज है। आई बात समझ में कि जीवन छीने के कब छीन सकती है सरकार, जब उसको कोई रीजन लगता है, जैसे किसी ने कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बार-बार समाज को हो रहा है, तो उसको छीना जा सकता है। ये लिखा है कि इस प्रक्रिया में केवल विधि संसद द्वारा ही पारित नहीं करती, बल्कि वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुसार भी होना चाहिए, मतलब उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि हम कोई अधिकार छीन रहे तो क्यों छीन रहे। ब्रिटेन में क्या चलता है, जो ब्रिटेन की संसद ने बोल दिया वो सही हो गया, वो प्राकृतिक ये नहीं चलता है। प्राकृतिक मतलब देखो हर चीज लिखी तो नहीं रहती है, क्या बोला आपको कोचिंग आना है, कोचिंग आने में मैंने ये तो बोला कपड़े पहन के आना, आप लोग कपड़े पहन के आते हो ना, क्यों आते हो, क्योंकि प्राकृतिक चीज है कि आप स्वाभाविक बात है कहीं जगह जा रहे हो, मैंने कोचिंग का बोल दिया मतलब आप पैदल नहीं आ रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो ना, ये प्राकृतिक चीज है ना, तो उसका इंटेंशन क्या है वो सही होना चाहिए। अगली चीज क्या है, ये अमेरिका संसद में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को कानून बता दे जो न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक, कुल मिला के अगर कोई ऐसा कानून सरकार ने बना दिया जो मौलिक अधिकार या न्यायिक अधिकार, अब न्यायिक ये आपके प्राकृतिक अधिकार कितने अमेरिका में 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी उसमें लोग ने बोला था, लेकिन अपना है क्या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर अमेरिका में कोई ऐसा कानून बन गया जो मौलिक अधिकार या इन 3 अधिकारों के खिलाफ जा रहा है, तो उसे न्यायपालिका क्या कर सकती है, खत्म घोषित कर सकती है। ऐसे ही भारत में होता है कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो कानून क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगला देखिए, दूसरे शब्दों में अधिकार किसके खिलाफ है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के खिलाफ। मतलब अच्छा कार्यपालिका और विधायिका फर्क क्या है, विधायक का कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है। विधायिका कानून बनाती है और विधायिका में सरकार और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, और केवल कार्यपालिका में केवल सरकार शामिल होती है। जैसे मोदी जी कौन है, कार्यपालिका, राहुल गांधी जी कौन है, विधायिका। विधायिका में मोदी जी भी शामिल है ना, जो सरकार होती है ना विधायिका और कार्यपालिका दोनों होती है, और जो विधायिका होती है ना वो कार्यपालिका नहीं होती है। ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा, है ना। अब अगला क्या है, हाँ तो और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21वें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली का प्रयोग किया गया, जिसमें स्पष्ट अधिकार कार्यपालिका, कुल मिला के भारत में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 वो किसके खिलाफ है, कार्यपालिका के खिलाफ। कार्यपालिका कौन है, सरकार है। और 13 क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है ना कि आच्छादन का सिद्धांत, फलाना सिद्धांत, ये सब क्या है। और भारतीय न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को असंवैधानिकता की जांच, यही बात है संवैधानिकता की जांच मतलब जुडिशरी किस आर्टिकल 13 के तहत 137 के तहत बहुत सारे आर्टिकल, और भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी द्वारा 81A जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि अब लिखिए आप 86वें संशोधन 2002 आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। किस उम्र के बच्चों, 6 से 14। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 21A में किस उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात करें, 6 से 14, 6 से 18, 6 से 16 या 6 से 12, तो 6 से 14 मतलब 0 से 45 दिया गया है ना। और आपके मौलिक कर्तव्य ना उसमें भी 6 से 14 की बात की गई, ठीक है। अब ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में ही, तो वो शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य हर माता पिता की जिम्मेदारी का अपने बच्चों को पढ़ाए। 21 में क्या लिखा गया है, सरकार की जिम्मेदारी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाए, और 45 में लिखा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का संरक्षण करने का अधिकार सरकार का है। थोड़ा सा बच्चा इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे तो क्या है, मां पे हम तो मारे पूरे। और शिक्षा का अधिकार क्या है, मूलभूत यही बात है, अगर व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा,
आगे नहीं बढ़ पाएगा, समाज में सोचने लायक नहीं बन पाएगा, समाज में स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो मूलभूत अधिकार जो कि किसी भी लोकतंत्र की सफल, लेकिन क्या सरकार चाहती है कि एक मौलिक अधिकार मिले आपको शिक्षा में? क्यों नहीं चाहती? कि अपन पढ़ क्वेश्चन कर लोगे, पढ़ लिख जाओगे, तो इसके लिए सरकार स्कूलें बंद करती है। कितने स्कूल देश में 56,000 स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट है ना सर? सरकारी स्कूल बंद हो गए, मर्ज कर दिए, जबकि दारू के ठेके बहुत खुलते है ना। तो अब ये बात है, स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि खर्चा होता है, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाएंगे, गरीब अमीर बन जाएंगे, गरीब समझदार बन जाएंगे, तो सवाल करेंगे तो वोट किसको देंगे। इसलिए ये हो गया आपका आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में दो छोटी जातियों में बताऊंगा, रुको इसको थोड़ा, मेरे पैर दुखने लगे। मैं तो बोले ये लड़कियां ही मेरे देखो को बना के लाई। हमने क्या देख दिया है, आर्टिकल 21 पूरा देखिए। 21 में क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 21 में दो चीजें डरती है, वो वेरी मोस्ट आईएमपी, इतनी मोस्ट आईएमपी है कि उसमें क्वेश्चन भी आ सकता है। दे दो पापा। दो चीजें होती है। अब आपने सुना होगा कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। वेरी मोस्ट है, क्या है, आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, मरने का नहीं, है ना। जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं। अब इसमें क्या चलते, आप सरकार, हमने बोला ना कि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपके जीवन को सीमित कर सकती है। अब जीवन को सीमित भी दो तरीके से होता है, कि आपके डायरेक्ट मार डाला, फांसी लटका दिया, या कोई मरना चाह रहा है, इच्छा मृत्यु चाहता है ना, कोई इच्छा मृत्यु चाहता है ना, तो उसको बोलते हैं यूथेनेशिया। अगर कोई व्यक्ति मन से मरना चाह रहा है, मुझे मरना है, तो उसको क्या बोला जाता है, यूथेनेशिया। क्या बोला जाता है, यूथेनेशिया। मन से कैसे मरना? उसका मन हो रहा है, मुझे नहीं जीना, मरना चाह रहा हूँ वो, लेकिन वो फांसी पे लटकना नहीं चाह रहा, दवाई गोली नहीं खाना चाह रहा है, वो लीगल तरीके से मरना चाह रहा है, ईमानदार आदमी, कि मुझे कानून के हिसाब से मरना है ना। जैसे वो कमेंट में था ना वो। हाँ, जैसा भी एक लड़का कमेंट था और वो चाह रहा था कि उसको 15-20 साल हो गए, तो वो मरना चाह रहा है, तो उसके मम्मी पापा ने हाई कोर्ट से परमिशन ली, तो उसके लाइफ डिवाइड हो गई। हाँ, परमिशन, वही तो बात है कि वो वेंटिलेशन पे था। जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, सारा जीवन, हाँ वो आपने वहाँ पर भी बताया, वो चला था उसके। कि सारा अनुभव उन लोगों का अपनी केवल हार, हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ कैसे मना मतलब? मैं तो बता रहे आपको, जीवन में पेशेंस जरूरी है। हाँ। तो यूथेनेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु। क्या होता है, अगर आपका मन हो रहा है कि मुझे मरना है इच्छा से, तो मर सकते। एक तो फांसी पे लटक जाओ, बच जाए, फिर धुआं निकाल देंगे पुलिस, इतने लटक रखे कि वो तू यूं तो मरेगा, यूं मारेंगे, तेरे डंडे से मारेंगे। या फिर गिरना नहीं आता पूरे। अब आइडिया देना लोगों को। यूथेनेशिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव यूथेनेशिया, ऊपर से नीचे गिर जाओ। सुन लो, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब आपको इंजेक्शन लगा दिया, पकड़ के गला पकड़ लिया, मार दिया, ये होता है एक्टिव। और पैसिव यूथेनेशिया मतलब होता है आप जिन लाइफ डिवाइसेस पे टिके हुए उसको हटा दिया। मान के चलिए कि मेरे एक ऐसा इंजेक्शन लग रहा है जो रोज लगेगा, अगर वो नहीं लगा मैं मर जाऊंगा, तो अगर कोर्ट से परमिशन ले ली तो इंजेक्शन लगाना बंद कर देंगे, तो मैं 1-2 दिन में तड़प कैसे ही मर जाऊंगा। ये होता है पैसिव यूथेनेशिया। तो भारत में कौन सा है, पैसिव। अब एक्टिव यूथेनेशिया का है, ये जर्मनी में है, इटली में है, जो यूरोपियन कंट्री है ना, बहुत मतलब डेवलप्ड कंट्री, हाँ दो उसको डस्टबिन जो कि भरा हुआ है। हाँ, अब जर्मनी, इटली। अब एक व्यक्ति था ऑस्ट्रेलिया में, रियल केस है, 85 साल का हो गया। अब हमारे जीवन में हमारी विश क्या होती है कि हमारी नौकरी लग जाए, फिर हमारी विश होती है घर बन जाए, फिर हमारी विश होती है बच्चा बच्चे हो जाए, फिर ये विश होती है बच्चों की शादी हो जाए, फिर ये विश होती है कि नाना नानी बन जाए, दादा दादी बन जाए। उसके बाद क्या विश रहती है, कुछ भी नहीं, है ना। तो वो नौकरी लग गई, अच्छा घर बना लिया, बच्चे हो गए, लड़का लड़की दोनों हो गए, लड़का लड़कियों की शादी करवा दी, बहुत अच्छा सम्मान में इज्जत कमा ली। अब डॉक्टर बोला कि यार मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं मरने, क्योंकि यूरोप में बूढ़े हो जाते उसके बाद उनकी ये खत्म हो जाता है ना। फिर ओल्ड केयर होम में डाल देते उनको, फिर ऐसे ही बेकार जो कि मैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे उसी बीच में मैं मरना चाह रहा हूँ। तो वो अपने घर से परमिशन लेके गया सब बच्चों से, है ना। इटली गया, वहाँ गया और वहाँ फॉर्म भरा इसने कि मैं मरना चाह रहा हूँ। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ना, ऐसे वहाँ मरने का फॉर्म भरा,
कल मरना है उसको, तो आज रात में एक पार्टी हुई, लास्ट नाइट पार्टी होती है ना कि बोले आपकी क्या इच्छा, फिर पूछा उससे आपकी क्या इच्छा है, मेडिकल चेकअप हुआ बिल्कुल सही हो, सही एक मशीन में बिठाया मर गए। उस मशीन में से निकले एक ऐसी मशीन है जो मर जाता है। या परमिशन देते हैं घर वालों ने सहमति बना ली, बोले ठीक है 85 साल के हो गए आप जीवन में कुछ बचा तो नहीं, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और फिर या तो फिर एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया मर गए। क्या भारत में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भारत में तो बिल्कुल इससे लोग उनको दुख नहीं होगा मतलब। हाँ बस दुख नहीं चाहते लोग, आसानी से मतलब सम्मान पूर्वक मरना चाहते हैं, जीवन में सम्मान से जिए, अब सम्मान से मरना चाहते हैं। लेकिन भारत में डोकरा हो जाएगा बिल्कुल कितना भी, फिर भी जीना चाहेगा। बच्चे मर जाएंगे तो डोकरे मर जीना वो सोने चाहेंगे। की वो किस्मत जीना चाहिए, दूसरे को नहीं जीने देना चाहिए। हाँ और दूसरे का जीवन भी नरक करेंगे। सोने की निशानी चढ़ने का होता है पीढ़ी। वो भगत बात है, सोने की निशानी मारना। हाँ यार नहीं यहाँ रहते हुए तो मैं खा जाते हैं। तो एक्टिव यूथेनेशिया लेकिन भारत में चलता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव मतलब मान के चलिए कि मुझे वेंटिलेटर पे डाल रखा है और वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लगाए, अगर वो ऑक्सीजन हटाए मैं मर जाऊंगा, या मैं रोज एक गोली चलती है वो गोली नहीं मिली तो मर जाऊंगा। तो अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी कि हाँ आप इसको इच्छा मृत्यु दे सकते हो, लेकिन किस कंडीशन पर? एक कंडीशन पर, उस कंडीशन का नाम है आपका क्या? या तो लाइफ डिवाइस हटा दो। लाइफ डिवाइस क्या होता है? मेरे या तो इंजेक्शन नहीं लगा सकती, कोई इंजेक्शन लग रहा है वो रोक सकते, ऑक्सीजन हटा सकते, वेंटिलेटर से मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर सकते, तो मैं ऑटोमेटिकली मर जाऊंगा। मारेंगे नहीं, मतलब मारने की आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि हम अच्छा बुरा नहीं सब सोचते हैं। ये होता है भारत में पैसिव यूथेनेशिया। अब इसमें एक केस हुआ था शाहबानो केस। शाहबानो केस एक महिला एक इंदौर की थी, एक महिला थी, नहीं इंदौर की थी, इंदौर की दिल्ली की थी वो, इंदौर की तो सायरा बानो। शाहबानो सायरा बानो दो केस हुए। सायरा बानो एक महिला थी, उसके पति ने 60 साल में डिवोर्स दे दिया उसको, तलाक 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 बोल के। वकील था कि बोले तलाक तलाक करा, दूसरी शादी करूंगा। एक बार नहीं दी मैं। हाँ पहले मुसलमानों में सब एक बार तलाक करो, तीन तलाक का यही बात है, तलाक तलाक तलाक, भले लिखित में मौखिक में बोल दिया तो तलाक हो चल जाए। मान लो किससे लड़ाई होती है ना मतलब। हाँ, तो बोला तलाक 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 खत्म हो गया तलाक। बस। फिर इद्दत की राशि देनी पड़ती, मेहर की राशि देनी पड़ती आपको 3 महीने तक। कितना 125 जितना भी जो शादी होती है ना उसमें तय करते हैं कि अगर आपका मेहर की राशि देनी पड़ेगी 50। है। क्या होता है मेहर की राशि? मेहर की राशि मतलब जब शादी करते हैं ना तब फिक्स करते हैं, अगर आपका डिवोर्स हुआ तो 4-5 महीने 6 महीने तक जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक इतने पैसे देंगे। तो 100 रुपए 50 रुपए पहले से सेट कर लेते हैं। हाँ पहले से लिखा लिस्ट। शादी होती है उसी टाइम यही बोल के होती है हाँ कि मतलब इतनी इद्दत की राशि इतनी मेहर की राशि है। 50,000 50 लाख 50 लाख नहीं होता है। अमीर लोग तो करते हैं समय ड्रामे में देखा है। तो ये तीन देखा। भारत में क्या था? अब ये महिला जो शाहबानो थी, एक नर्स थी, सुन लो इधर, नर्स थी, रेप सर्वाइवर थी, रेप कर दिया था किसी ने उनका, और मतलब रेप करा और चेन वेन से बांधा ना उसको, तो गले में कोमा में चली गई वो, और कोमा में 42 साल तक रही वो। मतलब 22 साल की थी वो, रेप हुआ था उसके साथ, और 62 साल तक 62-64 साल तक उस पर केस चला। फिर उसको बोला कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, उसकी वकील ने बोला कि बोला आ तो सकते नहीं, तो फिर बोला कि भारत में इच्छा मृत्यु अलाउ करेंगे लेकिन पैसिव यूथेनेशिया को। पैसिव यूथेनेशिया मतलब इनका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निकाल दो, अगर कोई ऐसी गोली दवाई चले तो वो बंद कर दो, इस प्रकार से। लेकिन आप किसी को डायरेक्ट ही नहीं मार सकते, क्यों बोले इंजेक्शन लगाए मार दे, फांसी लटका दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 21 में ही नहीं थे कि क्या आपको इच्छा मृत्यु का अधिकार है। हाँ है, कौन सा? पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत भी चलते दोनों हैं। एक ही बात है मतलब। अलग बात है दोनों, कैसे एक बात है? चाहते ये भी आओ ये भी ना। ये फिर वही बात, इंटेंशन के खिलाफ है। क्या हम यहाँ जानबूझ के नहीं मार रहे हैं? इसमें तो ऐसा लगा जैसे कि वो यहाँ पे मरा भी हुआ मुझे है। लग रहा है, हाँ, यहाँ ऐसा मानेंगे कि अपने आप मर रहा है, और यहाँ मानेंगे कि हम मार रहे हैं। ये खुद ही तो गया मरने के लिए। आप समझ भी नहीं रहे हो बात को, छोड़ो। एक्टिव में अच्छा इंसान रहता है बिल्कुल, और वो बोलता है कि मेरे को मरना है तो वो जाके मर जाता है, और पैसिव में वो बीमार रहता है ऑलरेडी। चलो अब हम देखेंगे आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22। हम क्या देखे? हम देख रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 19 से 22। 19 में क्या देखा था
वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई एक में, और एक 19 एक में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, और फिर 19 से 1 से लगाकर 19 2 से लगाकर 19 6 तक उस पे प्रतिबंध लगाया गया। फिर हमने 20 देखा था गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंध में, है ना, कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो दोहरा कानून से सजा नहीं मिलेगी, एक सजा की आपकी खुद के विरुद्ध गवाही का बाध्य नहीं बने, ये। उसके बाद हम देखिए 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल है कि आपको बताया कि खाने पीने का, आने जाने का, नहाने का, घूमने का, जीवन साथी, अच्छा जीवन साथी चुनने का अधिकार है 21 में, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, है ना, अपना जीवन साथी आप चुन सकते हैं 21 साल के हो गए तो। लड़कियों की एज 21, लड़कों की नहीं, लड़कों की एज 21, लड़कियों की 18, है ना, ये। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार 21 में ही, इसलिए प्रेम विवाह करते ना लोग तो सरकार कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनको जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ठीक, अभी जो एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया, सुना आपने केस? हाँ है ना, केतन। अब उसमें क्या आ रहा है कि उस लड़के ने क्यों मारा, क्योंकि उसको है ना वो हकलाता था और बिग पहनता था, इसलिए उसको पसंद नहीं था, मतलब मूर्ख। अच्छा, इनकी इस लड़की की गलती तो है ही उसमें, और उसके बॉयफ्रेंड की तो गलती है, लेकिन उससे भी बड़ी ज्यादा गलती माँ बाप की है। माँ बाप अपना स्टेटस सिंबल जारी रखने के लिए कि बोले हम बड़े बड़े घराने के, तो बड़े घर में शादी करें। लड़की भी सब बोल सकते मेरे को पसंद नहीं है, लड़की बोला, उस लड़की ने बोला मुझे नहीं पसंद है, फिर वो लड़का बोले मुझे ही करना है, लड़की को प्यार हो गया, है ना। तो हमें जो दिखता है ना सामने, आजकल की लड़कियां या आजकल के लड़के क्या तुलना कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम पे देखो इनका, जो इंस्टाग्राम पे ही है। अब उनका वीडियो देख के लोगों को क्या लगा होगा, देख उसकी किसी पत्नी ने अपने पति को बोल दिया, देख इसके बर्थडे पे इसने इतना अच्छा किया है, लेकिन क्या वास्तव में खुश थे? तो हमारे तुलना करने के पैरामीटर क्या हो गए? सोशल मीडिया। रिश्ते क्यों बिगड़ रहे? सोशल मीडिया से बिगड़ रहे। अधिकांश रिश्ते बिगड़ने का रीजन ही सोशल मीडिया है। अब हमने देखा कि बोलो उसको तो वो ओपन डोर वाली पे वहां से ऊपर से फूल बरस रहे हैं, रियल जीवन में कहाँ होता है ऐसा? कहाँ करते लोग? करते तो भी सामान्य, कितना भी करो आपको कम ही लगेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए कितना भी कर लो कम ही लगेगा, बोले वो कितना ही कर लो यार, कितना ही एप्रिशिएट कर दे, फिर आपको कम लगेगा, बोले नहीं है। और उसने मार दिया उसको बेचारे को। माँ बाप ने भी शादी का बोल दिया करवा, अरे यार मना कर देते, नहीं करना है तो, वो लड़की मना कर देती। सारा खेल हिम्मत का होता है। आपको भी जीवन में एक बात गांठ बांध के अगर कभी प्रेम हो जाए तो मम्मी पापा से बात कर लो। आप ये बोलोगे नहीं करूंगे तो मार डालू किसी को, ये कर, मत करो ऐसा। या तो प्रेम करो ही मत, और करो तो बोल दो मुझे हो गया, मेरे मम्मी पापा बोल दिया शादी करता है, दूसरी जगह मना कर दिया, बोले करो ही मत, खत्म बात। सारा खेल एक हिम्मत का, और आपके माँ बाप से बेहतर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता। अगर आपके मम्मी पापा से आपने बात करना शुरू कर दी एक बार, आपके माँ बाप भी चाहते हैं उनके बच्चे उनसे बात करें, क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाओ आपके मम्मी पापा के लिए आप छोटा बच्चा ही रहोगे। मेरे मम्मी के लिए मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं आता मुझे, बोलना ही नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्यों? माँ बाप चाहते हैं, मेरे पापा से मैं कितनी बात करता हूँ, हर बात बता दे, ये करना वो करना। अगर आपके मम्मी पापा से आपने बात शुरू कर दी, अपनी पर्सनल बात बताना शुरू कर दी, दोस्तों बताओ, दोस्त भी आपके जैसे कम दिमाग के, कम अक्कल के, जो आप सोच रहे हो वो आपका दोस्त सोच रहा है। मम्मी पापा ने दुनिया देख रखी है ना आपसे ज्यादा। वो लेता है कि जब हम 15 साल के होते हैं तब तक हमारे लिए पूरी दुनिया हमारे पापा, 18 से 25 के होते सबसे बेवकूफ आदमी पापा, और 25 से बाद होते सबसे अच्छे आदमी पापा। जब छोटा बच्चा रहता है तो पापा ने बोल दिया पापा पंखा क्यों चल रहा है, बोले भगवान की लीला है, खत्म बात। फिर 18 से कॉलेज गए, स्कूल गए, बोले कहीं आ गया पुराना जमाना का आदमी। फिर 25 साल बाद नौकरी में फेल हुए, 2-4 बार ठोकरे खाई, बोले पापा सही किया था यार, ये है ना। तो ये तो माँ बाप से बेहतर कोई मित्र नहीं है आपका, बताइए बात। तो प्यार हो जाए तो अपराध छोड़िए, क्या ज्यादा क्या करें, मना कर देंगे, बोले नहीं करेंगे बेटा। पर अपनी बात बोले तो हम क्या सोच रहे हो, बोले मार डालेंगे, नहीं मारेंगे। आप गलत एक्शन लो, गलत कुछ करो, उससे पहले बता दो माँ बाप कि मुझे ऐसा है ना। हो सकता है माँ बाप उसको देख के बता दे कि सही है कि नहीं। कभी कभी रहता है ना कि हम अपना फैसला कभी कभी इतने अंधे होते हैं ना, हम किसी को पसंद करते हैं ना तो उसकी अच्छाई दिखती है हमें, और हम किसी को नफरत करते हैं तो उसकी बुराइयां ही दिखती है, अच्छी चीजें एक भी नहीं दिखती है। ये बात गांठ बांध के याद रखो। अगर आप किससे प्रेम कर लो
तो उससे बेहतर आपको कोई नहीं लगे। लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया तो बोले इतना फुटिया, दूसरी लड़की से भी बोलता था, वहां जाता था ना, तो देखता था ना एहसान वैसान मेरे साथ इतना, ये ने मेरे से लड़ाई करी है, ये करा, सब याद आ जाए। अच्छी बात है कि याद नहीं आई। तो जब माँ बाप को बोले कुछ भी बात, माँ बाप समझेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे हमारे मन में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है हमने प्रयास ही नहीं किया उनको बोलने का। एक बार बोलो सही कि पप्पा यार भैया, अरे यार सच में। पर अच्छा, उसके लिए मधुसूदन सर ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं तो राजपूत फैमिली से आता हूँ, सोच लो कितने रिजिड होते हैं, उनकी मरोड़ दे बोल दो, फिर भी बोल दीजिए। और शुद्ध गांव से बिना पढ़े लिखे मम्मी पापा, फिर भी समझा क्या समझा। मम्मी भी समझते, मम्मी जाते बोले माँ गई थी माँ की नहीं मन्नत के था, माँ जो गया था वो बोलो। सोचो बिना पढ़े लिखे वो सेम कास्ट में हैं। सेम कास्ट हाँ, कभी कर दी। वीडियो बन जाएगा, एक और बात बताऊँ, वीडियो में बताऊँ। सर सेम कास्ट में बहुत रामचोड़े होते हैं। कुछ नहीं होता है, सेम कास्ट में तो होता क्या सब हो जाती है। क्रिया कुछ लोग कितनी होती है, धुआं निकाल लेंगे, बोल देंगे घर जाके ड्राइंग कर। हाँ लड़कों की तो कर देते हैं। लड़कों की कर देते, सही बात। तो ये चीजें हैं। हाँ, तो जीवन साथी भी चुन सकते हैं आप, और गलत जीवन साथी चुने इससे अच्छा चुने, और गलत व्यक्ति के राह में जाए इससे माँ बाप से ही बात कर ले, वो बता देंगे आपको, उनसे बेहतर कोई दोस्त नहीं तुम्हारे होता। इससे अच्छा करने दूसरे बताएंगे, दूसरे आपको जलील करेंगे, आपको मजाक करेंगे, बोले बताऊं, फिर लोग बड़े आपको ब्लैकमेल करेंगे, क्या करोगे? लोग तो बहुत बड़े वाले होते हैं, बहुत बड़े वाले। मिसयूज करते हैं। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है कुछ दशा में गिरफ्तारी व निरोध के समय। देखो 20 में क्या था, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब यह है गिरफ्तार कर लिया है तो उसके संबंध में आपके अधिकार दिए गए हैं। तो क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया है तो देखो इसमें 4 हिस्से कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय ले जाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास वकील के पैसे नहीं है तो सरकार मनपसंद वकील दिलाएगी। ये बहुत सारी चीजें बताएंगे। रीड किसकी आएगी? रीड 32 पढ़ेंगे ना वो। हाँ, तो ये अनुच्छेद गिरफ्तारी को बंदीकरण मतलब पुलिस वाले ने बंद कर लिया है के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुसार बंदी किए गए व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। एक होता है सामान्य दंड विधि के अधीन आपको गिरफ्तार, या प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई सामान्य केस कर दिया तो उसके बारे में आपको क्या मिलेगा, बंद करेंगे। तो क्या है, एक तो, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। वेरी एक तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव वेरी मोस्ट आईएमपी। एक तो क्या होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब क्या होता है, आपने कोई अपराध कर दिया सर है, ये इसको हिंदी में बोलते दोनों को लिख तो रखा है, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी और निवारक निरोध की गिरफ्तारी, लिख तो रखा है। और ये क्या होता है, दंड की आशंका। मान के चलिए रतलाम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुंडा है, वो कहीं भी जुलूस निकलता पटक फेंक देता है, तो मान के चलिए रामनवमी और ये आपका ईद का तो ये मोहर्रम का एक साथ निकल गए, एक ही दिन आ गया, दोनों के जुलूस निकलने। अब अगर इस दिन कुछ भी हुआ कि अराजकता फैल जाएगी तो जितने भी शहर के गुंडे हैं उनको पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे 24 घंटे के लिए। ये होता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार हो उससे पहले अपनी आत्मरक्षा कर लो। तो एक तो आपने अपराध कर दिया तो जेल में बंद करेंगे, ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव मतलब किसी चीज की सुरक्षा के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एडवांस में हम कर लेते हैं किसी को आशंका के आधार पर कि ऐसा कर सकता है, बैकग्राउंड देखते उसका इतिहास देखते, थाने वाले में रिपोर्ट रहता है सबका। तो प्रिवेंटिव मतलब पहले से, अच्छा पहले सरकार इसका बहुत मिसयूज करती थी। इंदिरा गांधी ने प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह थी तो लोगों क्या करा था, जेल में डाला था कि ये देश में विद्रोह फैला ले, फिर इसमें और स्ट्रिक्ट बनाया गया आगे जाकर। तो गिरफ्तारी के संबंध में 2 सिद्धांत जैसे देखो,
ये वहाँ डिटेल में, इससे डिटेल में आपका कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डिटेल में पढ़ाएगा भी नहीं आपको टीचर। यूट्यूब पे पढ़ना, डायरेक्ट गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, 2-4 चीजें बता दिन खत्म हो गए। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव आगे बात समझ में। तो देखो क्या लिख रखा है, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी में क्या होता है, और अगला है आपका निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी। और सामान्य दंड विधि में क्या होता है, सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी में संरक्षण 22(1) व 22(2) में कहां लिखा गया है सामान्य के बारे में, इसमें 22(1) व 22(2). 22(1) में क्या लिख रखा है कि गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार। अगर आपको जेल में बंद कर दिया पुलिस वाले तो आप कारण जान पाएंगे कि आपको जेल में बंद क्यों किया। पहला क्या है सामान्य, ये क्या होता है प्यूनिटिव मतलब क्या होता है सामान्य, क्या होता है अगर आपने कोई अपराध कर दिया तब तो 19(1) के तहत पहला क्या आएगा, इसके तहत पहला आएगा कि कारण जानना, कि आपको जेल में बंद किया है तो आप पूछ सकते बोले जेल में बंद करने का रीजन क्या है। दूसरा क्या है अपनी रुचि के वकील, ठीक बात। नंबर 2 क्या है सरकार आपको वकील देगी, क्या देगी गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारी वकील, जिसे हम बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल रहता है, सरकारी वकील रहते हैं, बहुत सारे अधिवक्ता रहते हैं जो गवर्नमेंट के रहते हैं। अभी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी गवर्नमेंट अधिवक्ता रहते होंगे, है ना, एडीपीओ रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सब लोगों की सुनवाई करते हैं। जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास वकील का पैसा नहीं है उसको सरकार आर्टिकल 22(1) के तहत क्या करेगी, 22(1) का दूसरा कारण क्या है, पहला कारण तो कारण बताना, दूसरा कारण मनपसंद का वकील देना, और तीसरा कारण 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में ले जाना, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना, कोर्ट पेन में नहीं, न्याय मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक, कोर्ट में पेश करना है ना, कोर्ट के साथ में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अच्छा मजिस्ट्रेट कौन होता है, एसडीएम लेवल का हो सकता है ना, वहां आपके कोर्ट में रहता है मजिस्ट्रेट, मतलब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास भी वहां भी पेश कर सकते हैं, ठीक है ना, जो जैसे आपके तहसील वगैरह में भी ले जा सकते हैं। तो ये तो सामान्य जो कानून है प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, कारण जानना, 24 घंटे के अंदर आपको कहां ले जाना, न्यायालय में ले जाना, और तीसरा है मनपसंद वकील को देना। ये आगे बात समझ में, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। फिर हम देखेंगे निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान। प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया, अगर आपने कोई अपराध किया है, अच्छा अब ये 24 घंटे है ना, बोले मैंने अंडमान निकोबार में अपराध कर दिया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो वहां थाने में 4 दिन लग जाएंगे, तो ट्रेवलिंग टाइम को छोड़ दो, जो ट्रेवल टाइम है ना उस ट्रेवल टाइम को नहीं गिनेंगे, आने जाने के समय को नहीं गिनेंगे, उसके बाद के 24 घंटे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं शनिवार के दिन शाम को ले जाते हैं, और महिलाओं को शाम को 6 बजे बाद गिरफ्तार कर सकते हैं, और महिलाओं को लेडीज पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, ठीक। हाँ शाम को 6 बजे शनिवार के दिन पकड़ेंगे और 6 बजे बाद तो थाना बंद हो जाता है, उसके बाद शाम दिन पूरा धोएंगे, रविवार के दिन धोएंगे, और सोमवार से संयोग से दिवाली आ गई, दिवाली 3 छुट्टी आ गई, 3 दिन उस दिन धोया, न्यायालय मजिस्ट्रेट सब धोए नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या पेश करें, जो धोया पुलिस वाले सब बदला निकाले, ये बेचारा उसने यूं सरेंडर कर दिया, बोले हाँ मैं तो कर रहा। तो ये चीज होती है, पुलिस भी बहुत बड़ी वाली होती है। सर ये निवारण निरोध क्या होता है? वही तो बात है, निवारक निरोध मतलब पहले से निवारण करते बीमारी होगा। मैंने अभी उदाहरण नहीं दिया कि रतलाम में गुंडा है, कुछ भी होगा तो वो फाटक फेंक देता, वो अराजकता फैला देगा, तो रतलाम में अराजकता ना फैले तो पहले से उसको जेल में बंद कर देते, किसी व्यक्ति को एडवांस में जेल में बंद कर देना निवारक निरोध होता है, एडवांस में जेल में बंद कर देना, 15-20 महीने के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक वो काम हो या देश में ऐसी स्थिति हो तब तक। अब हम देखेंगे निवारक निरोध प्रावधान के तहत या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कहां से कहां तक है, 4 से लेकर 7 तक। देखो 1 से 3 तक कहां है, 22 के 3 कारण है, 22(1), 22(2), 22(3). अब 22(2) के तहत कितने हैं, 4 से 7। 22(2) में कितनी चीजें लिखी गई है, 4 से 7। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी के संरक्षण में प्रावधान क्या दिया गया है, देखो आप ये 7 क्या है, ये हाँ निवारक गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तार से भिन्न है, मतलब
हम जो प्रोटेक्ट ये करते हैं ना प्रिवेंटिव, दंड देने के लिए नहीं करते, उसको सुरक्षात्मक कानून से उसको जेल में बंद करते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, प्यूनिटिव डिटेंशन में उसको मारेंगे धोएंगे सब करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको केवल जेल में बंद कर दे, भाई तू यहाँ नहीं छुड़ी दे, तू उंगली करने के आते है तेरी। जैसे कोई रहता है ना, बच्चे बहुत शरारती रहती है, तो मम्मी आप क्या करती है, मामा गांव भेज देती है कि 1-2 महीना तो साथ हम रहेंगे, है ना। क्या कोई बहुत मानदार जैसे करता है, तो उसको क्या करेंगे, मेहमान आएंगे तो उसको जो बड़े मम्मी घर जाते है ना, ये करते, ठीक। तो ये वही बात है कि निवारक निरोध मतलब उसको बाहर भेज देगा, बोला भाई तू जेल में बैठ जा, उसको भेज देगा, क्या उंगली करेगा, लोगों पे ना आ जाता है। तो कि निवारक निरोध गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तार से भिन्न है। क्या है? दंडात्मक गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, जबकि निवारक निरोध को की जा रही है सुरक्षात्मक कारणों से की जाती है। किंतु निवारक निरोध का उद्देश्य दंड देना नहीं, वरन क्या करना, अपराध को रोकना है या निरुद्ध व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। मतलब यह हमें पता चल गया है कि कोई व्यक्ति बम फेंकने वाला है, तो क्या हम उसको बम फेंकने का वेट करेंगे, पहले से पकड़ लेंगे उसको, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेंगे। हमें पता है कि हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे, तो हमें पढ़ाई करें। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? पढ़ाई करें, बोले नहीं फेल होंगे उसके बाद पढ़ाई करें। सर निरुद्ध व्यक्ति का निरोधी व्यक्ति मतलब जिसको हमने बंद करा है जेल में, निरुद्ध निरुद्ध मतलब जिसको रोक रखा है, निरुद्ध मतलब जिसको घोषित कर रखा है, डिफॉल्ट रखा है, इसको निरुद्ध कर दिया हमने, बोले उसको डिटेन कर दिया। निरुद्ध मतलब नामी गुंडे वगैरह, हाँ, शहरों में रहते हैं ना नामी गुंडे, बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा दादा खान सिंह है, उसको पकड़ के जेल में, वो जेल क्या बोलते हैं उसको, जिला वगैरह, हाँ जिला बदल है कोई व्यक्ति, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालते हैं। अब क्या है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको दंड दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में दंड नहीं दिया जाता, बल्कि क्या करते हैं, उसको किसी उद्देश्य के लिए बंद करते हैं कि मान के चलिए जुलूस निकालना, जुलूस पूरा हो जाए उसके बाद उसको वापस उसके अपने यथास्थिति में आएगी, यही है। हाँ, और इसके विरुद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर अपराध का आरोप नहीं, हाँ अपराध का आरोप कुछ नहीं होता, लेकिन हमें संदेह होता है कि यार ये गलत काम कर सकता है, संदेह क्या, अच्छा ये तो सरकार इसका मिसयूज भी कर सकती है कि विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया, बोले हमें संदेह हो रहा है इनके ऊपर। इंदिरा गांधी जी ने करा था, अटल बिहारी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण सबको जेल में बंद करा दिया, क्यों? बोला हमें अपराध का संदेह हो रहा है। पर इसके लिए क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कब तक कर सकते हैं? अधिकतम 3 माह से ज्यादा जेल में बंद नहीं किया जा सकता। क्या लिख रखा है कि निरोध का सलाहकार बोर्ड, अच्छा किसी व्यक्ति को हम बंद करेंगे ना, तो उसके लिए एक बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड की सिफारिश के आधार पर बनेगा। तो क्या लिख रखा है कि निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन किया जाए। पुनर्विलोकन मतलब देखा जाएगा कि क्या निरोध वास्तव में सही है कि नहीं, क्या वास्तव में नामी गिरा में गुंडा है कि नहीं, और निवारक विधि के अंदर गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक, 3 माह से ज्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन में। प्यूनिटिव डिटेंशन में 20 साल की सजा मिले 20 साल रहेगा। प्यूनिटिव मतलब कोई अपराध करके है, कोई किसी को मार के आया है, तो उसको 20 साल की सजा दे दी, 20 साल रहेगी। लेकिन किसी को शक के आधार पर हमने बंद किया है, तो अधिकतम क्वेश्चन आएगा अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत या निवारक निरोध कानून के तहत अधिकतम कितने समय के लिए जेल में बंद कर सकते हैं? 3 महीने, है ना। और हाँ, और ये जब सलाहकार वो रिपोर्ट देते हैं उस निरोध में रखे जाने का पर्याप्त कारण हो कि हाँ उसको जैसे निरोध में रखा, उसके बाद सलाहकार बोर्ड जांच करेगा कि क्या वास्तव में इसको हमने बंद किया है, कहीं वैलिड रीजन है कि नहीं, यही बात है। और अगला क्या हाँ यही बात उच्च न्यायालय के सवालत न्यायाधीश वगैरह इस बोर्ड में कौन होते हैं आपके लिए काम का नहीं। और तीसरा क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, सब ठीक है। अच्छा, अब इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। हम किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर रहे हैं, तो किस आधार पर बंद करेंगे? 22 में उस 22 के प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली पार्ट को लागू कराने के लिए कुछ कानून बनाए। जैसे हमने शिक्षा के अधिकार को लागू कराने के लिए आरटी लेकर आए, ऐसे इस कानून को लागू करने के लिए हम कुछ कानून लेके देखो क्या लिख रखा है। अनुच्छेद 22 में संसद को निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत संसद ने समय समय पर क्या कराया, कुछ कानून बनाए। तो 1950 में बनाया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यह भी यूजीसी ने में आया था, ये जमाने को आया था, ये टाडान पाडान पोटान ऐसा आया था, है ना। और ये हाँ, अरे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 मैंने 50 लगा दिया, गलत हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मेंटेनेंस ऑफ इंटर मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी, इस समय इंदिरा मीसा है ना, बंद कर लिया था
ये इंदिरा गांधी जी ने बंद कर लिया था सब नेताओं को। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक मिसा का फुल फॉर्म भी आता है 1971 में है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। फिर आता है टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट 19 वेरी मोस्ट टाइम। फिर आता है कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2004 में खत्म कर दिया, लिखो इसको। 2002 में आया, 2004 में खत्म कर दिया, 2002 में और 4 में रिपील कर दिया। ठीक है, ये कोटा खत्म हो चुका है ना, आतंकवादी निरोधी अधिनियम, क्योंकि संसद में हमला हुआ था 2001 में। तो क्या है सर इसमें, क्या था इसमें? कोई ऐसा व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिस्ट वाली एक्टिविटी कर रहा है, उसको जेल में बंद कर देंगे। हमें शक हो रहा है, जैसे भी एक लड़की शक के आधार पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है तो शक के आधार पर बंद करना, उसके लिए कानून लेकर। और 2004 में फिर आया है कोटा की जगह अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2004। तो अब ये कानून क्या याद रखना है, 2-3 याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर एक बार फिर से बोल दो, हमने यहाँ पर टाड़ा में ये नोट्स में देखेंगे। ये लिखते थे तो क्या बता देना ये इस जगह आया है इसको। ये कोटा की जगह बस टाटा आया। ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004, बस। और क्या ये इस जगह हाँ, टाटा की जगह ही आया बस। आतंकवादी सर हाँ, वो किसान भैया का फोन आया, क्या वो चेतन भैया को नंबर से है ना। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। अब कल हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, ये बंद कर दो।